नमस्कार, आप सभी का रचनाशाला स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। क्या सच में ऐसा होता है? आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक ऐसे आर्टिस्ट जो फोटोग्राफर हैं, पेंटर हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑलराउंडर आर्टिस्ट मिस्टर रतन सोनू जी से। रतन जी, आपका रचनाशाला स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या कहकर इंट्रोड्यूस करूँ? फोटोग्राफर, फिल्म आर्टिस्ट या फिल्म डायरेक्टर, पेंटर, डिजिटल आर्टिस्ट और आर्ट डायरेक्टर, बहुत सारे और भी हैं ना। क्या कहूँ आपको? ये समस्या मेरे साथ हमेशा होती है। मुझे भी हर बार जब किसी को बताना होता है कि आप क्या करते हो, तो मैं इसी तरह कंफ्यूज होता हूँ जैसे आप हो रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को उसे संबोधित करने के लिए मैं सिर्फ एक शब्द यूज करता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैं चाहूँगा अगर आप मुझे भी आर्टिस्ट कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आप ये सब करते हैं, मैं सब करता हूँ। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। हाँ, ये कहावत मैंने बचपन में सुनी थी और ये कहावत मुझे कभी पसंद नहीं आई। दुनिया में लिखा हुआ हर चीज सत्य नहीं होता। तो मेरे मन में हमेशा आता कि मैं सब कुछ करूँगा। मतलब मुझे मेरा मानना है कि आपको सबको बताएगा आपको किसी एक पॉइंट पे जाना है। तो सभी लोग क्या सोचते हैं कि वो उस पॉइंट को देखते हैं सिर्फ और चलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो ये, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस रास्ते को पूरा एंजॉय करूँ। तो इसीलिए मैं मेरे रास्ते में जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई, जो भी चीज़ें होती रही मेरे साथ, मैं सभी को करता रहा। तो मुझे लगा कि यार जीवन में जो रास्ते का मजा है ना, मैं उससे वंचित ना रहूं। तो बस इसी तरह से चल रहा हूँ इसमें। आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आर्ट से? पता कैसे चला कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब टैलेंट है ये? टैलेंट मैं सच बताऊं तो मुझे इसमें शायद मेरा पात्र कम लगता है। मुझे लगता है शायद माँ सरस्वती का ना मैं बहुत लाडला हूँ। पता नहीं मैं क्यों किसी भी लाइन में घुस जाता हूँ और घुस के मैं उसमें मतलब एक एज ए मास्टर बन जाता हूँ। वो कैसे बन जाता हूँ मुझे मालूम नहीं, बट मैं जिस चीज में भी गया हूँ आज तक टचवुड उसमें मेरा वो रहा। हाँ, बट मेरा रुझान, मैं एज ए आर्टिस्ट कैसे अपने आप को पहचाना, मुझे आज भी याद है कि मैं 8th क्लास में था और शुरू से शौक था मतलब एक्टिंग का, इन सब चीजों का। तो मेरे एक टीचर थे ध्रुव अवस्थी, तो ही वॉज आर्टिस्ट बेसिकली। तो वो क्या करते, वो मेकअप का कोर्स कर रहे थे। तो वो मुझे क्या करते थे, मुझे बुला के ना एज ए मॉडल लेके और मेरा मेकअप करके ना, जैसे दाढ़ी थी मेरी उस टाइम पे भी, तो दाढ़ी में वाइट वेट लगा के सब कुछ बाल करके कहते थे जा अब ना पूरा दिन ऐसे रही क्लास में। तो मैं भी मतलब मसमोला, मैं पूरा दिन क्लास में पूरे स्कूल में दाढ़ी वाइट करके, बाल वाइट करके, मेकअप करके अजीब सा, और मैं पूरे दिन ऐसे ही पढ़ता रहता था। मुझे मालूम नहीं था मैं क्यों कर रहा हूँ, बट एक वो था। फिर एक पेंटिंग का कंपटीशन था, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, दिल्ली लेवल पे कंपटीशन था। तो उस टाइम पे मेरे को 7वां स्थान प्राप्त हुआ मतलब दिल्ली के अंदर। तो वो मेरा पहला ट्रॉफी था जो मुझे मिला और उसने मेरे को घुमा दिया इस तरफ। मतलब एक पता चल गया कि ये मेरा रास्ता है। मैं मतलब इसमें मजा आ रहा है। पढ़ाई में कोई डिफरेंट भी है। हाँ, और पढ़ाई में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा ज्यादा, और किताबें पढ़ना मुझे कभी पसंद नहीं, आज भी पसंद नहीं है। मैं पढ़ता नहीं हूँ सिर्फ, बस आप ड्रॉ करते हैं? बस ड्रॉ कर। हाँ, सत्य। आपने फोटोग्राफी भी सीखी? जी हाँ, मैंने फोटोग्राफी सीखी। फोटोग्राफी एक अपने आप में एक, जब आए था तब एक बहुत बूम था आर्ट के फील्ड में। तो कैसे हुआ फोटोग्राफी की तरफ जाना? फोटोग्राफी में जो इसका वो है, मेरी पहली बिटिया हुई थी। अच्छा। और मुझे शौक था उसका, मतलब उसका फोटोग्राफ लेने का। मैं कॉलेज टाइम में मैंने जब पहली बार कैमरा उठाया था तो मेरे पास आई डोंट हैव मनी दैट टाइम ना, पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं कैमरा खरीद के शूट करूं और पार्टिसिपेट करूं किसी कॉम्पिटिशन में। तो मैंने पहली बार, मेरे एक मित्र हैं उनसे मैंने कैमरा मतलब बोरो किया। रात में मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस पर मैंने शूट किया और मैंने साहित्य कला परिषद में उसको सबमिट किया। अच्छा। और मुझे पहली बार किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे वहां पर साहित्य कला परिषद से बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड मिला। अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे मुझे शायद 5000 रुपीज कैश पे मिला था। अच्छा, पहली बार कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, पहली बार में ही मुझे 5000 का वो अवार्ड मिला उसका। तो ऐसे शुरू हुई और मैंने उसके बाद फिर मैं आर्ट में रहा। फिर जो फोटोग्राफी की जो मैंने सीखना शुरू किया, वो मेरे गुरु जो हैं आशीष भट्टाचार्य जी, और बाल भवन में वो टीचर थे। तो बाकी का जो फोटोग्राफी का ज्ञान है या फोटोग्राफी को कैसे कंपोज करना है, क्या है उनकी जो टेक्निकलिटी है बेसिकली, तो वही सब मेरे वो एकमात्र गुरु थे जिन्होंने मुझे
मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ बेसिकली। आज जो भी कर पाया हूँ शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। मतलब जो आपके पास क्रिएटिव स्किल्स थे उसको आपने टेक्निकल चीजों के साथ मिला करके मतलब मास्टरपीस बना दिया। बना दिया, वो बन गया। वो मतलब मेरा मानना है रचना जी कि मैं सोचता हूँ कि आदमी कभी खुद कुछ नहीं करता। अगर आपके सर पे आपके गुरुओं का और आपके साथ में जो लोग रहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, अगर वो आपको ब्लेस कर देना तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो मेरे साथ यही रहा। मैं शायद मेरे में इतनी प्रतिभा नहीं है, बट मेरी प्रतिभा को मेरे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, मेरे टीचर ने बहुत प्रोत्साहन दिया, शायद उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप फोटोग्राफी भी करते हैं और पेंटिंग्स भी करते हैं, डिजिटल पेंटिंग्स भी करते हैं। आप तीनों में तीनों का ही एक ही काम है, जो भी आप देख रहे हैं उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट करना। जी। आपको इन तीनों में सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? रचना जी वैसे मैं बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा फोटोग्राफी में आता है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय उसी में करता हूं। और मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मतलब इसमें कला की। मैंने BFA किया हुआ जयपुर से, तो कोर्स किया है। तो एक मन में रहता कि हाँ एज ए आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, तो मुझे करना भी चाहिए। तो शौक में जब भी मौका मिलता है तो मैं आज भी स्केचिंग करता हूँ। मेरी आज भी स्केचिंग मेरी हमेशा चलती रही है। और मैं जब भी खाली बैठा हूँ, मेरे सामने कभी पेपर या पेन हो, तो मैं हमेशा जरूर ड्राइंग्स वगैरह का जरूर करता रहता हूँ। बट मेरा जो मन सबसे ज़्यादा है वो फैशन में, और इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। फैशन डिजिटल पेंटिंग सीखी या वो भी अपने आप ही हो गए? डिजिटल पेंटिंग, देखो पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग में दिस इज नॉट बेसिकली, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, माध्यम बेसिकली आपको पेंटर होना पहले जरूरी है, सिर्फ आपका मीडियम चेंज होता है। अच्छा। तो मीडियम कैसे चेंज होता है? आप ऑयल पेंटिंग करते हैं, ऑयल पेंटिंग में क्या करते हैं कि आपको एक कैनवस चाहिए होता है, उसके बाद आपको कलर्स चाहिए होता है, ब्रशेस चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, जो कि आपके सामने एक विजिबल रूप में है। हाँ, आपने पेंट किया, ड्राइंग किया कैनवस पे और पेंटिंग किया। हाँ। अब डिजिटल पेंटिंग में क्या होता है? डिजिटल पेंटिंग में कई लोगों की धारणा है कि हम नहीं फिल्टर मार लेते हैं और फिल्टर से पेंटिंग बन जाती है, तो ऐसा नहीं है। डिजिटल पेंटिंग में मेथड सब कुछ वही रहता है, वही तरीका रहता है, वही मीडियम रहता है, सब कुछ रहता है, बट आपका करने का तरीका अलग हो जाता है। उसमें कैनवस आपका कंप्यूटर में होता है, आपके कलर्स भी कंप्यूटर्स में होते हैं, सब चीजें उसमें होती है, ब्रशेस भी उसमें होती हैं, बट आपको वहीं से चूज करके टेक्निक वही यूज होती है जो आपकी पेंटिंग में है। तो ये फर्क होता है इसमें। और जैसे पहले जैसे फोटोग्राफी के अंदर भी लोग नेगेटिव में पहले शूट करते थे, फिर वो डिजिटल हुआ, तो फोटोग्राफी फर्क चेंज तो नहीं हुई ना, है तो सब कुछ वही। तो ऐसे ही पेंटिंग का एक जो नवीनीकरण इसको बोलता है, वो नवीनीकरण वो है कि आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं। और डिजिटल पेंटिंग का फायदा ये होता है कि आप एक पेंटिंग बनाते हैं, उस पेंटिंग को किसी एक को देते हैं, अगर वो खराब देते दोबारा बनाने। बट इस माध्यम में क्या होता है कि आपने अगर एक पेंटिंग बनाई तो आपके उसके कितने भी प्रतिरूप ले सकते हैं। तो ये फर्क है इसका बीच का। अब AI भी आ गया है। हाँ जी, AI। तो आपको क्या लगता है AI आर्ट फील्ड के लिए अच्छा है या खतरा है? देखो ये दोनों, कहता जब भी इस दुनिया में जब भी परिवर्तन आया तो किसी को नुकसान और किसी को फायदा हुआ है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब आपको उसमें से फायदा लेना है या आपने नुकसान को मानना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था। तब 18-20 साल हमने मेहनत की, हाथ से ड्राइंग्स करना, पेंटिंग करना, हाथ से एक एक फॉन्ट को लिखना। उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो हमारा सब चीज खत्म, क्योंकि सब चीजें शिफ्ट हो गई थी उस तरफ। बट कुछ लोग थे उस टाइम पे भी हार गए थे, और हमें ये था कि शायद हम ब्लेस्ड थे कि हमने सोचा कि नहीं हमें ये चीज सीखनी है। अपडेट हो गया। अपडेट हो, मतलब आपको किसी भी फील्ड में रहना है तो आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो हमने उस टाइम पे अपने आप को अपडेट किया, कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर की टेक्निकल चीजें सीखी उससे, तभी तो कर पाए, तभी तक आज सर्वाइव भी कर पा रहे, वरना हम भी शायद उसी श्रृंखला में होते। तो ये है बेसिकली, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। AI का नुकसान है, बट अभी ये इसकी शुरुआत है। बेसिकली लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, मगर कुछ जो जेन्युइन चीजें हैं, जो हाथ की एक वो है, वो हमेशा रहेगी, वो उसको कोई हटा फील होता है एक अपना, वो तो नहीं जाएगा, इसको रिप्लेस तो नहीं कर सकता AI, नहीं कर सकता, मगर हाँ आसान जरूर करेगा। आसान करेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सपोज जो किसी को पेंटिंग नहीं आती है बट वो अपने भाव को पेंट में करना चाहता है, तो वो किसी को समझाने की जरूरत नहीं, वो AI को बोलेगा और AI इसको उसका कुछ प्रतिरूप दे सकते हैं बना के, भाई इतना है। हाँ, प्रॉम्प्ट करके कर ले, प्रॉम्प्ट कर सकता है जी। आप इतने सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं जी, तो ऐसा कुछ हुआ जो बहुत यादगार रहा हो फोटोग्राफी के फील्ड में? हाँ,
फोटोग्राफी का यादगार तो मैं क्या कहूँ, मतलब मैंने अभी तक इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ किया। मतलब मैंने कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं यूज़ की। बहुत सी चीज़ों पे काम किया मैंने, मतलब चैलेंजेस से मिलते गए और मैं उसको करता गया। तो जब मैंने पहली बार फैशन किया तो मुझे लाइटों का नहीं मालूम था, तो मेरे एक असिस्टेंट ने ही मुझे सब कुछ बताया कि लाइटें कैसे होती हैं। तो फिर वो सीखा उनसे, फिर फैशन किया, फिर धीरे 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 करके लाइव फोटोग्राफी भी की, जिसमें नेशनल ज्योग्राफी एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें 3 बार सम्मानित हो चुका हूँ मैं। मेरी 3 बार पिक्चरें सिलेक्टेड हो चुकी हैं वहाँ पर, और 2 मेरी ऐसी पिक्चर्स हैं जो नेशनल ज्योग्राफी की उनकी पर्सनल गैलरी के अंदर है, उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से। तो आज ये चीजें तो मिली मेरे को यार। टीचिंग करते तो आप बहुत सारी चीजें हैं, पेंटिंग्स भी, तो वहां भी अचीव किया या अब इस साइड में ही रह गए? नहीं, पेंटिंग भी, मतलब मैंने कहा ना, मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड, उसको मास्टर पीस बना के ही रखा। हाँ, अब मैं वेरी ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ अपने गुरुओं से और अपने मित्रों से बेसिक, कि जिस भी लाइन में जाने की इच्छा हुई उसमें पारंगत हासिल किया। हाँ। अभी लास्ट मेरे को नगमा, एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वहां पर एक पेंटिंग का कंपटीशन था, वहां पर 15,000 के करीब आर्टिस्ट थे। अरे वाह। और मुझे एक दिन पहले पता लगा कि, तो मित्रों ने कहा यार डाल दे, भेज दे, तू कर लेना पेंटिंग, जो करता तू बना के आ जियो। हाँ। तो मैंने फिर फॉर्म भरा उसका, अगले दिन गया और पेंटिंग बनाई मैंने। सौभाग्यशाली हूँ शायद इसलिए तो मुझे वहां पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और 85,000 रुपये का मुझे वहां से प्राइज मिला। और अभी रेखा गुप्ता जी को भी तो आपकी पेंट दी गई थी। वो उसकी ना स्टोरी ऐसी बहुत अजीब सी थी, पता है हुआ क्या था कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी सिंदूर ऑपरेशन पे। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो किसी ने कहा ये साहित्य कला परिषद का है, आप बना के भेजो। तो वो डिजिटल पेंटिंग थी बेसिकली। अच्छा। तो मैंने डिजिटल पेंटिंग बनाई और मैंने सबमिशन दे दिया। अब वो था कि जिस दिन वो फंक्शन था उस दिन मेरा शूट था। ओके। अब मेरा शूट था और मैं शूट पे बिजी था। अब मुझे नहीं मालूम था भाई मेरा प्राइस लगेगा। मैं तो ये चल भर देते हैं, दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने दे दिया। वहां से अब मेरा शूट चल रहा है और मेरे को जो यहाँ की साहित्य कला परिषद की जो वो थी ऑर्गेनाइजर, उनका फोन आया कि रतन जी आपको आना पड़ेगा अभी। मैंने कहा भाई मैं तो अभी आ नहीं सकता, मेरा शूट चल रहा है और मेरे जाने का मतलब है कि लाखों का नुकसान हो जाएगा पूरा। तो मेरा पॉसिबल नहीं कि नहीं, वो रेखा गुप्ता जी का वो है कि आपको आना है। मैंने कहा जी क्यों? तो उन्होंने बोला आपकी पेंटिंग जो है यहाँ पर उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने कहा अच्छा भी, मैंने कहा चलो मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मतलब शुभ समाचार दिया कि सर आपको आना पड़ेगा किसी दिन। मैं कहा जी मैं आ नहीं सकता। तो लोगों ने मुझे कहा यार मतलब वहाँ रेखा गुप्ता वो सीएम जो है वो आपको बुला रही है और आप जा नहीं रहे। हाँ। मैं कहा नहीं यार मेरा काम पहले यहाँ पर है, किसी डेडिकेशन है अपने काम की तरफ। बस वो किसी का कमिटमेंट पूरा करना बहुत जरूरी होता है। तो फिर मैं उस दिन नहीं जा पाया, बट बाद में न्यूज़पेपर और मीडिया के थ्रू प्राप्त हुआ, पता लगा कि मेरा जो काम है वो काम उनको गिफ्ट किया गया वो काम। तो चलो सौभाग्यशाली हूँ, इसके लिए भी बहुत बहुत उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एज अ फिल्म डायरेक्टर भी काम किया है, म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं? जी मैंने बनाया। तो कुछ बताइए उसके बारे में। जी मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब सच में मैं कहता हूँ ना कि मैं शायद बहुत ब्लेस्ड हूँ माँ सरस्वती से। जो मैंने अभी एक गाना किया था शूट, और वो किया था हंसराज रघुवंशी जी का साथ। हंसराज रघुवंशी जी, अच्छा, जो शिव के भजन गाते हैं, उनके भजन आते हैं। हाँ। और वो उन्होंने पहली बार हनुमान जी के ऊपर भजन गाया था। मुझे याद, मैं घर पे था तो मेरे एक मित्र हैं शांतनु नाम है उनका, तो उनका फोन आया कि सर मुझे ना एक कैमरा चाहिए रेंट पे। मैंने कहा ठीक है, बड़ा कैमरा चाहिए मुझे रेंट पे। मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैंने क्या काम है, करें कोई शूट करना है वो। तो मैंने कहा ठीक है बता। तो फिर जो प्रोड्यूसर थे हमारे अपना, जिनका एक मंदिर भी है यहाँ पर चांदनी चौक में, जो इनके प्रोड्यूसर थे बेसिकली, जो महंत है हनुमान, वो प्रोड्यूसर है। तो वो रात को मैं कैसे 10:30 बजे करीब ही केम टू मी, मेरे घर आए रात को, रतन जी ऐसे करके हमें गाना शूट करना है, ये वो आप हमें कैमरा रेंट पे दिला दो। अब वो कैमरा रेंट की बजाय वो घूम फिर के बात मेरे पे आ गई कि क्या आप बना सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप कोई बताओ कुछ स्टोरी। तो आप रसनी मानोगे नहीं, मैंने 10 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हुई। मैंने उनको नरेट की, और वो नरेट की तो उन्होंने बोला यार मैं ना आपकी ना अभी बाबा से बात कराता हूँ।
और जब तक मुझे मालूम नहीं था ये बाबा कौन है, कौन है? अच्छा। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो मैंने उन्होंने फ़ोन मिलाया रात को 11 बजे करीब, उनसे बात कराई, तो मैंने उनको बोला भाई ऐसे ऐसे करके ये मेरी स्टोरी है। कह रहे हाँ सर बहुत बढ़िया स्टोरी है, आप हम इस पे काम करेंगे। मुझे जब तक पता नहीं था कि इसमें कौन कौन और को एक्टर्स हैं, कौन कौन इसमें काम कर रहे हैं। फिर सब कुछ हो गया तो सर डन करो आप, इसको हम कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा बोला, फिर उससे बात हुई तो मुझे जब तक पता नहीं था कि कौन है। फिर उसमें लगे 2 लोग इसमें और भी हैं मेरे साथ में। तो मैंने कहा कौन करेगा? हंसराज रघुवंशी। मैंने कहा वो कौन कर जिसने वो भोला भंडारी वाला गाना गाया था? मैंने कहा अरे वाह, ये तो मतलब मेरे लिए तो सौभाग्य था कि मैं हाँ। काम करने का मौका मिला और ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा। तो वो मौका मिला। उसके बाद पता लगा कि उसके अंदर वो जो हमारे पद्मश्री वो है रेसलर जो है, हाँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार वो भी है उसमें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब वो स्टोरी सुनाई उनको तो एकदम अप्रूव कर गई। तो 2 दिन में वो गाना मेरे पास आ गया। 2 दिन का शूट रखा और ये मेरा सबसे पहला बड़ा शूट था एक। मतलब इससे पहले मैंने छोटे शूट तो किए थे, बट वो मेरा बड़ा शूट था, मतलब बड़े प्रोजेक्ट था मेरा, बहुत बड़ा। तो बस माँ सरस्वती की अच्छी कृपा थी कि बहुत अच्छे से हुआ, अच्छे से शूट हुआ, उनको पसंद भी आया, वो गाना भी अच्छा चला। बस ऐसे ही हो गया सब कुछ अपने आप ही जी। और आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए भी शूट किए हैं? हाँ, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है, बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो एड के लिए बहुत है, अच्छा। एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत है। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर मैंने जैसे कि प्रदीप सरकार एक डायरेक्टर हैं, बहुत ही बड़े डायरेक्टर, जिन्होंने वो फिल्म की थी अपनी आमिर खान इसकी परिणीता मूवी की थी। हाँ। तो परिणीता की थी और आरसीज के अंदर जब मैं था तब वो वहाँ पर उन्होंने इफोरिया बैंड के लिए काम किया। तो वो मेरे सीनियर रहे हैं कुछ चीज़ों में बहुत से, तो मैंने उनके साथ काम किया। तो मतलब बहुत चीज़ें उनसे सीखी, मतलब इज माई फेवरेट। और अभी नज़दीक में ध्यान तो है इनका, पीयूष पांडे जी का। हाँ। वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ एज ए क्रिएटिव उसमें। तो बस वो मैंने ऐसे ही लोगों से सीखी, जैसे क्लब में सीखा था वैसे ही मैंने इनसे सीखा। और कुछ एड फिल्म की मैंने। अभी मैं मथुर फाइनेंस के लिए उनके जो कॉर्पोरेट्स होते हैं मैं वो करता हूँ शूट। अच्छा। और मतलब उसमें भी मुझे बहुत से लोग मिले, जैसे एक वहाँ पर मेरे बहुत मित्र कह ले सकते हैं उनको, अमित नाम है उनका, अमित गुप्ता जी हैं, और एक मिस्टर अभिनव अय्यर जी हैं। मतलब वो है तो मुझसे छोटे, बट वो ऐसे मेरे पे ऐसे शेल्टर रहते हैं, मतलब उनका इतना सपोर्ट रहता है मेरे को किसी भी काम में। मतलब जरूरी नहीं कि वहीं से काम हो, कहीं भी काम होता है तो वो बहुत हेल्प करते हैं मुझे, बहुत हेल्प, मतलब हर जगह से हेल्प मिली मेरे को किसी भी जगह से। हाँ, अगर हमारे पास ईश्वर का साथ हो, दोस्तों का साथ हो, परिवार का साथ हो, तो सब रास्ते सरल हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। हम कभी कुछ नहीं कर पाते, हाँ। हमारे हाथ में कभी कुछ नहीं होता। हम जब सोचते हैं ना कि ये हम कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, जब तक कि ना ब्लेसिंग होनी बहुत जरूरी है। हाँ। तो हम बहुत लगी रहा हूँ मैं कि मेरे दोस्तों का बहुत साथ रहा, मेरे जो सीनियर मिलते गए उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया। मेरे मतलब मुझे याद है मैंने अपना कॉलेज के बाद कैरियर शुरू किया था। एक मेरे मित्र हैं सुबोध भारतीय, और शायद आप भी उनसे मिले हैं, है ना। तो वो मेरे एक वो ऐसे इंसान है मेरी लाइफ का जिसने मुझे एक आर्टिस्ट से ना कमर्शियल आर्टिस्ट बनाया। मतलब मैं पकड़ था, मतलब काम हम नहीं करना ये नहीं करना। तो मेरे जो कैरियर को शुरू करने वाला इंसान है ना, तो इज ओनली वन जिसने मेरे को कमर्शियल बताया कि काम करने तो उसके पैसे भी लेने हैं तेरे को, तो पैसे लेना उन्होंने सिखाया मेरे को। और ऐसे ही मेरे जो गुरु आशीष भट्टाचार्य हैं, उनका मतलब उनका तो सहयोग ऐसा रहा मेरे साथ कि मैं फोटोग्राफी में या किसी का भी कोई काम करना तो मैं ऐसे ही कर देता था। हाँ। तो मुझे याद है आज भी कि उन्होंने मुझे एक बार ना बुला के पेपर पे लिखवाया था कि तू आज के बाद कोई भी काम करेगा उसके पैसे जरूर लेगा। उन्होंने लिखवाया, मेरे साइन करवाए और कहा आज के बाद तुझे पता लगा ना अगर तूने पैसे नहीं दिए किसी काम के तो फिर तू मेरे यहाँ आएगा नहीं। तो आप सोचो जब ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे तो आप कैसे भी सही बात है, हम तो बहती धारा है उसको दिशा हम दिखर भी नहीं सकते कहीं, हमें तो संभालने वाला ऐसे से बैठे हुए, तो फिर मैं क्यों चिंता करूँ किसी। तो ये रहा उनके साथ, गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा, बहुत रहा। बिहाइंड कैमरा से इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये सफर कैसे तय हुआ? ये सफर क्या बताऊं, मतलब मेरे को ना मैं कहूँ शुरू से भगवान ने शायद मुझे आर्टिस्ट ही बनाया था। हाँ, और ऑलराउंडर बनाया था। हाँ, और सच में तो मैं
8वीं कक्षा में था, मुझे आज भी याद है, मैं 8वीं कक्षा में था और मेरे जो टीचर थे ध्रुव अवस्थी, उन्होंने कोई एक शो करना था, मतलब एक माइम का शो था बेसिकली। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को ट्रेन किया था ऐसे माइम आर्टिस्ट एक्टिंग के लिए। तो मैंने एक्टिंग में उन्होंने सिखाया मेरे को, बहुत कुछ सिखाया। तो मैंने माइम आर्टिस्ट में डायलॉग्स नहीं होते, हाँ सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो जनरली ब्लैक कॉस्ट्यूम और व्हाइट पेंट के साथ वाइट होता है। होता है, हाँ। मतलब उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको अपनी आभाओं से, मतलब बाकी जो एक्सप्रेशंस हैं, बोले माउस से हाँ भाव प्रतिमाओं से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है सामने वाले को कि आप बोल क्या रहे हैं, थॉट क्या है बेसिकली। ठीक है। आपके आंखें बोलनी चाहिए, उसमें आपके लिप्स बोलने चाहिए, आपके हाथों की भाव में, हाँ। तो वो एक मतलब कला की शायद एक्टिंग के अंदर वो सबसे डिफिकल्ट फॉर्म है बेसिकली। और बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे नहीं करते, बहुत वैसे एक्टिंग तो बहुत करते हैं, बट बहुत कम है। और शायद ये बहुत धीरे धीरे लुप्त भी हो गई चीज है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मतलब 8th क्लास में पहली बार मैंने स्टेज शो किया जिसमें मैंने एक्टिंग की, और उस शो को मैंने मुझे डायरेक्ट भी करने का मौका मिला, मतलब 8th क्लास के अंदर। 8th क्लास में, हाँ, दूध के पाँव पालने में दिख जाना और शायद तो वो उस दिन बीमार हो गए, तो वो आ नहीं पाए। तो वो मुझे मालूम था कि क्या करना है, तो फिर मैंने ही कराया। तो आप सोच लो शायद मेरा पहला डायरेक्शन का या इंडिपेंडेंटली जो था, वो मुझे मौका उन्होंने उस टाइम पे मिला मेरे को। तो वो किया मैंने। फिर धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में आ रहा था। मेरी एम्बिशन तो अभी आज भी मेरी एम्बिशन है कि मेरे को, मैं इस धरती से अगर जब भी जाऊंगा तो एज ए डायरेक्टर जाऊंगा यहाँ से, मतलब एज ए फिल्म मेकर ही जाऊंगा। किस तरह से नाम कमाना है? हाँ, मतलब मेरी सब कुछ कर लिया, मेरे को फिल्म में बेसिकली फिल्म करनी है। मेरा मेन जोन है वो फिल्म है बेसिकली। तो अभी भी मैं लगा पड़ा हूँ इस चीज के लिए, एक बड़ी फिल्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी। बट शायद मेरा अभी समय नहीं आया, तो उस समय का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि वो समय आए और शायद मुझे फिर मौका मिले। तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी तो आपने एक्टिंग की? हाँ, मैंने एक बार मौका मिला मुझे मौके मिलते गए और मैं करते चले गए, जो आ गया सब कर लिया, छोड़ा नहीं मैंने कितना हो गए वो। तो मैं अभी क्या था, मैं एक फिल्म का ना वो था, मतलब उसके लिए ऑडिशन चल रहा था, मतलब आर फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा था। वो ऑडिशन था उसका अपोलो टायर का। तो अपोलो टायर में जो डायरेक्टर थे वहाँ के, उनका एक असिस्टेंट था, डायरेक्टर था। तो उसने मेरे को बोला अगर यार, मैंने उसके लिए एक एड फिल्म की थी एज ए एक्टर, मैं एक साउथ इंडियन का रोल किया था मैंने। अच्छा। उस अपोलो टायर के लिए तो मैंने वो किया। तो उसके बाद में जब जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने बोला सर मैं ना आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो कह रहा मेरे पास एक शॉर्ट फिल्म है सर, तो आप क्या मेरे लिए काम करोगे? हाँ कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं सर, मैं ना दिल्ली आऊँगा, मेरे को ना एक आर्मी पे फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो उसमें ना जो मेन मेजर है उनका रोल आपको देना है, क्योंकि आपका जो करेक्टर है वैसा दिखता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखती है, तो आप कर लोगे? यार हाँ कर लेंगे, दिक्कत क्या। तो मुझे आज भी याद है कि हम गए, उन्होंने फिर मुझे सेलेक्ट किया, फिर उन्होंने फिर यहाँ पर दिल्ली में शूट हुआ किया, और वो फिल्म टचवुड अच्छी बन गई, और मुंबई में उसको सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला उस फिल्म को। आपके साथ सम्मान तो जुड़कर चलता है? नहीं, मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा सब चीजें ना वो सब ब्लेसिंग पे, ब्लेसिंग है, हाँ, वो का तरीका है। हमारा सच में है ही कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहें तो एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते इच्छा से, अगर उसकी इच्छा होती है तभी हम करवाएं। तो मेरे को अब लगता है ये ऐसा कि जिंदगी में सच में अगर जिस इंसान के साथ में गुरुओं का साथ रहा है या गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और शायद मेरे पे शायद ज्यादा रहा है माँ सरस्वती का, शायद मैं लाडला हूँ, तो सब कुछ मिल रहा है, और सब कुछ चल रहा है, मतलब अच्छे से चल रहा है। और अभी भी आपने कोई एक बायोग्राफी शूट की थी? हाँ, डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफी। इसे बेसिकली इज अ काइंड ऑफ बायोग्राफी में कोई बिजनेसमैन है, एक बहुत ऑरेंज पब्लिकेशन के नाम से एक वो है, तो उनके जो बुक पब्लिशर बेसिकली, और वो पब्लिशर उसकी लाइफ की स्टोरी थी कि उसने अपने कोविड से पहले, मतलब उसकी जो कंपनी थी वो 30 करोड़ के अराउंड थी, वो बेसिकली टर्नओवर 30 करोड़ के करीब था उसका, और कोविड आते ही उसकी कंपनी एकदम जीरो पे जाने शुरू हो गए। हाँ, ठीक है। तो उस इंसान ने, अतुल नाम है उनका, अतुल जी नाम उनका, तो उन पे एक फिल्म बनी थी। उन्होंने अब तक 400 करोड़ के करीब उन्होंने अपनी कंपनी को बना दिया है,
कोविड के बाद से कोविड के बाद से, जबकि कोविड में लोग डाउन पे गए थे, डाउन पे। उन्होंने कोविड के बाद एकदम हाइप किया और अभी तक उन्होंने 400 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं वो। तो मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर, लक्ष्मी नगर में ही है उनका, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसे ना मुझे वो चाहिए एक, तो टच मतलब मुझे 50 ईयर्स का एक आदमी चाहिए जिसकी जो इसकी इनका वो रोल करेगा। अब उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं खाली था घर पे, मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। मैं कहा ऐसा कुछ है तो बता मैं ही कर देता हूँ। क्या सर आप कैसे करोगे? मैंने कहा मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा करो ठीक है फिर एक काम करो आप ना मेरे को अपना प्रोफाइल भेजो। तो मैंने कुछ काम किए थे, जैसे अपलोड के लिए मैंने काम किया था, शॉर्ट फिल्म की थी, एक गाना भी किया था मैंने, इसमें फादर का रोल किया था मैंने, हरियाणवी गाना था वो, तो वो भी किया था। तो वो सब चीज़ करके मेरे को कॉन्फिडेंस तो था ही कि मैं कुछ भी जहाँ भी बैठूंगा कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप करो। एक दिन का टाइम मिला मुझे, उन्होंने कहा सर ये कैरेक्टर है आप इसको एक बार फॉलो कर लो बस। और वहाँ पहुंचे, फिर उन्होंने कहा कि रतन जी आपको ये दाढ़ी वाड़ी हटानी पड़ेगी। तो मैंने कहा आज तक दाढ़ी हटाई नहीं मैंने, ना मुझे हटाएंगे, तो मैं तो यार मुश्किल है करना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर अब ये डिमांड है इसकी बेसिकली। अच्छा, स्क्रिप्ट की डिमांड है और आपको जो करेक्टर है वो दाढ़ी मुझे नहीं देते। हाँ। और मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं, तो फिर मैंने उसको अपने हाथ से ही बही चढ़ाई उसी टाइम। ऐसा लगा होगा? अरे बहुत, मुझे खुद को बहुत अजीब लग रहा था। तो मुझे लगा फिर मतलब कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। मुझे पता कि मैं एक हफ्ता 1.5 हफ्ता ना मास्क लगा कर घूमा उसके बाद में कि लोग क्या है यार कौन है क्या नहीं है। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब अपॉर्चुनिटी आती रही और करते रहे काम। हाँ अच्छा रहा, वो भी अच्छा रहा। और ठीक है भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत सी चीज़ें अपने आप आई, बहुत सी चीज़ों के लिए मतलब कहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक सक्सेस नहीं रही, मगर ये जरूर रहा कि जो किया उसको दिल से किया। वो काम मैंने किसी काम को ना ऐसे नहीं किया कि मैं इसको 99.9% करूँगा, अपना 100% दिया और टचवुड मिला भी है। मैं जब डिजिटल पेंटिंग शुरू की थी, मुझे आज भी याद है कोविड में काम नहीं था। हाँ। किसी के पास काम था, मेरे पास भी काम था। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि इंग्लैंड में रहती है, उनके पापा की डेथ हो गई थी, तो वो उनकी एक फोटो थी। तो मैंने कहा यार मैं इसको बना के ना गिफ्ट करता। तो मैंने वो उनको पेंटिंग बना के भेजी, तो वो बड़ी इंप्रेस हुई थी, तुम बहुत सुंदर बनी यार ये तो ये वो। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर एक कोई वेबसाइट थी, मैंने उसमें अपलोड किया, काम बढ़ा, तो मुझे वहां से काम आना शुरू हो गया। मतलब पहले मैंने लोगों को फ्री बना के दिया, फिर वो जब ऑनलाइन मैंने इसको डाला तो लोगों को लगा, तो फिर लोगों ने मुझसे बनवानी शुरू कर दी। तो काफी काम किए। फिर अभी मैंने कम से कम 32 की पेंटिंग्स मैंने किसी एक गैलरी को बना के दिया है, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्टों का काम है, वो मैंने उनको बना के उसका रेप्लिका और मैंने भी किया है काम। तो मतलब ऐसी चीजें आदि और करते थे, मजे ले रहे हैं लाइक बस। अपनी भी पिक्चर्स की लगाई है गैलरी आपने? हाँ मैंने अपनी लाइफ में 2 बार एग्जीबिशन लगाई हैं। मैंने एक काम किया था, मैं बेसिकली वुमेन्स पे काम करता हूँ ज्यादा। मतलब मैंने जो जिन लड़कियों को रेप हुआ था, मैंने रेप विक्टिम्स जो हो रही हैं, मैंने उन पे मेरा मन है, मैं एक फिल्म लिखी हुई है मैंने उनके ऊपर, एक आबरू के नाम से मैंने एक फिल्म लिखी हुई है उसके ऊपर, बट मुझे भी कास्टिंग में नहीं हो पा रहा, शायद मेरा समय नहीं आया अभी उसके लिए। तो मैंने स्टोरी लिखी हुई है इसके ऊपर, मैं अभी प्रोड्यूसर के लिए देख रहा हूँ और वो चीजें भी मेरी पेंडिंग है, उसमें भी लगा हुआ उसके लिए। तो मैंने निर्भया के ऊपर एक एग्जीबिशन की थी। अच्छा। हाँ जी, निर्भया पे एग्जीबिशन की थी मैंने, जिसमें एक वुमेन जिसका मतलब रेप होता है, वो किस परिस्थितियों से निकलती है, उसका उस टाइम में उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उसके दिल की स्थिति क्या होती है, उसके वो जो चीज ट्रॉमा में वो चल रही होती है, ऊपर से सामाजिक दबाव चारों तरफ से उसको हाँ। ठीक है, विक्टिम भी वही होती है, मतलब जिसको दर्द हो रहा है लोग उसी को परेशान करते हैं आके। तो वो मतलब मेरे को रहा है हमेशा, तो मेरे दिमाग में रहता था। तो मैंने उस पर एक पेंटिंग मतलब फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की थी मैंने, और वो मैंने साहित्य कला परिषद में की थी। और सौभाग्य रहा मेरा कि जो निर्भया के पापा थे वो मेरी गैलरी में आए, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। तो मैं उनके घर गया था, उनके पास मिल के आया। तो उस टाइम पे वो बहुत मतलब उसी टाइम पे चल रहा था, उस टाइम माहौल चल रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे मेरा मन है। तो उन्होंने कहा सर हम नहीं जा सकते इसी गैलरी में इस टाइम पे, बड़ा अजीब सा है हमारे लिए भाव इस टाइम पे। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने बोला मैंने सर ये मेरी आवाज नहीं है, मेरी फोटोग्राफी। हाँ, ये आंदोलन बनकर उभरेगा, ये बेसिकली आंदोलन है। हाँ। ठीक है, मेरा मन है कि मैं मतलब लड़की जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। तो ये मेरी आवाज है कि लोग देखें, कि उस पेन को फील कर सकें। आदमी सुन के तो समझ में आती है सबको,
पर वो जो फील उस लड़की ने फील किया होगा वो कैसे कोई नहीं देख करता ना, समझेगा। कोई नहीं होता। जिसको चोट लगती पेन तो उसी का होता है। हाँ मेरा पेन तो है ही नहीं को, मैं तो एक भाव दे सकता हूँ, अच्छा ये इतना दर्द हो रहा होगा। हाँ हो जैसे मीठे की कोई परिभाषा नहीं है, वैसे पेन की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक बात। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा नहीं सर, मेरा मन है कि आप आएं और मीडिया में आके आप बोलें ये बात, ये, और अगर आपको पसंद आए काम तो अच्छा बोले, नहीं आए तो फिर आप ना बोलें उसके बारे में। और वो मुझे आज भी याद है कि जब वो मेरी एग्जीबिशन में आए तो आते ही वो रो पड़े थे एकदम, वो इतने भावुक हो गए थे उसको देख के कि मतलब वो उनको समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोले हैं। तो फिर मीडिया ने पूछा उनसे कि भाई चलो किसी इंसान ने, किसी एक आर्टिस्ट ने आगे बढ़कर आके कुछ किया, तो बहुत संवेदनशील विषय होता है और इन चीजों पर बोलना सच में बहुत मुश्किल है हमारे जैसे समाज में। अब तो शायद फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त और भी मुश्किल था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे, हम लोग ऐसे हैं कि हमारे जब तक हमारे घर में कुछ नहीं होता ना, हाँ हम तब जागते नहीं है। आते हैं। हम लोग ना सिर्फ कैंडल लेके घूम सकते हैं, हमारे को ना सही समय पे प्रश्न करना नहीं आता, हम पूछना नहीं जानते किसी से, हम घबराते भी हैं। घबराते नहीं, मतलब हमें ना भीड़ के साथ खड़ा होना अच्छा लगता है, हम अकेले नहीं खड़ा होना चाहते। तो रात 10 लोग आंदोलन में जुड़ गए हैं तो 11वां तो जुड़ ही जाऊंगा, लेकिन पहला रूप बनूंगा। पहला नहीं बनूंगा मैं कभी। मुझे याद है जब मैंने लगाई थी एग्जीबिशन, रचना जी आप मानोगे नहीं, मेरे को हर किसी, मतलब मेरे ग्रुप में, मतलब हमारे फोटोग्राफी जो लोग थे उन्होंने कहा यार क्या बेकार सा काम लगा रखा तूने, मतलब हिम्मत नहीं थी किसी के लगाने की, बट मैंने लगाया। मैं कहा मुझे बेचनी नहीं है ना, मुझे बेचनी तो लगा ही नहीं रहा मैं, कमर्शियल बेचने पॉइंट ऑफ है ही नहीं, मेरा आवाज उठाने का तरीका। मेरा तरीका है एज ए आर्टिस्ट, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर मैं अपनी बेटियों में किसी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो तो मेरी बेटी के लिए कौन क्यों खड़ा होगा, तो वो बहुत जरूरी है। कोई पिता का दर्द समझ आता है। हाँ, और दर्द देखो, दर्द क्या होता है पेरेंट्स के लिए ना, जैसे मैं एक पेरेंट्स हूँ, आप भी एक पेरेंट्स हैं, तो आपके जो बच्चे हैं ना, आप किसी भी बच्चे को रोते देखेंगे आप हाँ। भाग के जाओगे ही जाओगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो अगर मैं पेरेंट्स हूँ और मेरी 2 डॉटर्स हैं तो मैं क्या सोचूंगा ना, मेरी तो भाव वही तो किसी बच्चे सीधा ख्याल आता है। हाँ, मैं आज भी, मैं किसी लड़की, मेरे दोस्त की बेटी हो या कुछ भी हो, मुझे उसका कोई पोर्ट्रेट करना हो या फोटो खींचने, मैं आज तक कभी पैसे नहीं मांगता है। और मुझे लगता है मैं किसी दूसरी बेटी के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो मेरी बेटी के लिए कोई खड़ा होगा, और टचवुड ऐसे ही होता है। सही जो हम मेरी बेटी बॉम्बे में पढ़ती है, मेरी बड़ी बेटी नुपुर है, वो बॉम्बे में हैवी जॉब कर रही है अभी, टचवुड। मैंने कभी चिंता नहीं की उसकी, वो तो उसे कोई ना कोई उसको मिल जाता है हेल्प करने के लिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसकी हेल्प कर देता है। जर्नलिज्म में नहीं, वो अभी उसने PR किया है। अच्छा। उसने सेंट जेवियर्स से उसने पास आउट किया, मास्टर किया उसने वहां से, और अभी एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है PR कंपनी, PR पंडित के नाम से, उसमें वो का नाम है, अभी जॉब किया है, अभी शुरू किया उसने बेसिकली, 4 महीने हुए हैं। ठीक है, बेटियां कर रही है और क्या चाहिए उससे ज्यादा, क्या चाहिए, सब कुछ हो रहा है, बेटियों को सब कुछ मिल रहा है, जो चाहती है उनको मिल जाता है। पर मैं किस बात की चिंता, देने वाला बैठा हुआ गुरुओं का आशीर्वाद है बस। आपने दूसरों की बायोग्राफीज बनाई है, अपनी भी बायोग्राफी बनी है, उसके बारे में बताइए। पता नहीं हमारे बारे में कौन सोचता है, मैं तो सच में अभी भी सोचता हूँ कि लोग कम ही जानते हैं मेरे को, और पहचान में आना जरूरी इतना जरूरी नहीं, जैसे सक्सेस सभी जाने ये जरूरी तो नहीं है। मैं सच बताऊं, मेरी आज भी इच्छा क्या है, हाँ आई डोंट वांट टू बी ए सक्सेस, आई जस्ट वांट कि मेरा जो रास्ता है ना, ये मैं जाने तक ना फुल मजे लेकर जाऊं, कंटेंटमेंट। हाँ, मतलब मैं पेंटिंग करने मन कर रहा है पेंटिंग करूं, मेरा मन कर रहा है घूमने का मैं घूमूं, मेरी इच्छा कर रही है नाचने की मैं नाचूं भी। हाँ ठीक है, मैंने क्लासिकल डांस भी सीखा हुआ, मैंने सब कुछ किया हुआ। क्यों लोग कहते हैं तू सब कुछ क्यों करता है, फक्कड़। अरे यार मजे ले रहा हूँ ना लाइफ के, दुनिया में लोग लाइफ को जीते जरूर है, मजे कोई मजा ही नहीं ले पाते। लोग पैसा कमाते हैं, खर्चते कहाँ पर हैं, कितने लोग खर्चते हैं उसको, मुझे आज का पता है, मुझे कल का पता नहीं होता मेरे पास क्या होगा। जब मेरे खर्चे हैं तो मेरे खर्चे अगर चल रहे हैं और लोग आपको पहचान रहे हैं, उसके अलावा क्या चाहिए आपको, बताओ। बैंक में पैसे हैं और आप खर्च नहीं सकते, उसको क्या फायदा। तो ये मूड भी जरूरी है, और ये मूड भी सच में आया। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में ना मैं बहुत ही वो था, मतलब जो होता ना जंपिंग मंकी बेसिकली, मैं इस टेबल से उस टेबल से उस टेबल, मतलब वो था, मैं बहुत ही वो था। बट मेरी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आया, मतलब मैं इसको लेकर ना बहुत डिस्ट्रैक्ट था अपनी लाइफ में, कि मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी मानसिक जो स्थिति है ना, वो स्थिर नहीं होती थी कभी भी।
मैं रात भर सोचता रहता था, कुछ भी सोचता रहता, कुछ आइडिया ये वो, मैं अब ये करूंगा वो करूंगा, बहुत एक्टिव था। मतलब मैं चाहता था इसको यार थोड़ा सा शांत करो। होना चाहिए कोई हाँ। हर चीज के साथ में। मतलब मेरा बचपन ही नहीं खत्म हुआ था कभी भी, और खत्म खैर बट वो कहते हैं ना, आप जब संवेदनशील होते हो, तो मुझे मेरे एक मित्र ने कहा आप ना विपासना का करो एक बार ज्वाइन। अच्छा। तो मैंने घर में किसी को बताया नहीं, आई जस्ट मैंने फॉर्म फिल किया उसका, वहां से मुझे कॉल आ गया। मैं 2 साल से लगा हुआ था उसके लिए कि मुझे एक बार मौका मिले जाने का, तो मिला नहीं है मुझे मौका। तो मैंने विपासना के लिए नेट पे एक बार ट्राई किया, और ट्राई किया तो वहां से उनको एक्सेप्ट कर लिया मेरे को उन्होंने। तो फॉर्म में उनसे मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, आपका क्या प्रोफेशन है। मैंने आर्टिस्ट लिखा। तो वहां से जब कॉल आया तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा कहते यार हमने ना आपको सिर्फ इसलिए चूज किया कि आपने आर्टिस्ट लिखा। हमें बड़ा वो लगा कि आर्टिस्ट क्या मतलब हाँ, कोई स्पेसिफिक मतलब वो नहीं था। हाँ। तो क्या हम आपको अच्छा लगा तो फिर आप आओ। फिर मैंने 10 दिन का मैंने वहां से कोर्स किया, और वो कोर्स सच में मेरी लाइफ का एक ऐसा प्रोफेशन था कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब वहां जाके 10 दिन का कोर्स था। 10 दिन में वो पहले दिन ही मोबाइल रख लेते हैं आपसे, और 10 दिन आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से इशारे से भी बात नहीं कर सकते आप। और 16-16 घंटे मेडिटेशन कराता है। और मतलब ये सत्य है, वहां जाने के बाद 3 दिन के बाद बड़े से बड़ा धुंधु होना भागेगा वापस। अच्छा, इतना मुश्किल हो जाता मुश्किल होता है 3 दिन तो। और उन लोगों के लिए जो 24 घंटे बचकर बकर 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 करते, मैं भी करता था बकर बकर, ज्यादा करता था, बहुत बोलता हूँ संता है वो। बट वहां जाके जब मेरे को 3 दिन बाद मेरी हालत खराब हुई और मैं बहुत रोया रात को। बस वो लास्ट दिन था मेरी लाइफ का, और मैं ऐसे चेंज हो गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन सच में। और वो मतलब उसके बाद मैं शांत हो गया हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल था या एक स्पिरिचुअल कहेंगे इसको आप? मैं सच बताऊं, मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। बट पता नहीं मेरी शायद धारणाएं थोड़ी सी अलग है। मतलब मैं सोचता हूँ कि जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ मैं उसको सत्य मानता हूँ, मैं उसके अलावा किसी चीज को सत्य नहीं मानता। सूरज की धूप मेरे सर पे पड़ रही है तो मुझे मालूम है कि हाँ ये सूरज है। रात को मुझे ठंडक लग रही है चांद की, और मुझे सितारे दिख रहे तो मैं मानता हूँ हाँ ये रात ही है। ठंड है तो ठंड का फील करता हूँ, तब मुझे लगता है हाँ ठंड। मान लो किसी की टेम्परेचर हैंडल करने की 26 पे भी ठंड लगती है किसी, तो मेरी एक लिमिट है कि मैं 18 पे अगर मुझे ठंड लगती है तो मुझे जब 18 पे पहुंचती है टेम्परेचर और मुझे ठंड लगती है, तब मैं मानता हूँ हाँ अब ठंड है। हाँ, जो मेरे अनुभव है मेरे अनुभव, मैं अपने अनुभव को बहुत मानता हूँ। मेरी लाइफ में आज तक ये रहा है कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रथम जो मैं मानता हूँ, मैं अपने अनुभव को मानता हूँ। मेरा ज्ञान जो भी है मेरे अनुभव है सिर्फ। तो मेरे बहुत सी चीजें पढ़ने का शौक है नहीं मुझे, सही बताऊं तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा मेरे दिमाग में जाता भी नहीं किसी का। तो मेरे जो लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस है मैं उसी से सीख के समझ में आते हैं कि हाँ भाई दिस इज अ लाइफ बेसिकली, एक रियल लाइफ जिसको मैं कहता हूँ जो मैंने बिताई वो मेरी लाइफ रही है। तो वो भाव रहा, तो उसमें स्पिरिचुअल भी चेंज हुआ मेरे अंदर, और मेरे मन में ठहराव आ गया बस एक बेसिकली। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मेरे को एक ठहराव मिला उससे, जो मेरे लिए, जो मैं जिसके लिए इतने सालों से तरस रहा था, वो मुझे वहां से प्राप्त हुआ। तो ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस उसका। अभी हम बायोग्राफी की बात कर रहे थे आपकी, जो एक अभी बनी लेटेस्ट, उसके बारे में बताइए। मैंने बताया ना वो मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसे रहा जैसे कि मैंने उसका जब रोल मुझे मिला तो जो मेरे डायरेक्टर है मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने त्रिशा नाम से एक लड़की है, अच्छा हाँ, तो उसने उसको डायरेक्ट किया। उनके हस्बैंड और वो दोनों थे साथ ही, तो उन्होंने डायरेक्ट किया। तो उन्होंने बोला सर आपका करेक्टर वैसा लग रहा है। तो मैं सच बताऊं, मेरे दिल की बात बताऊं, मैं जब उसका वो करेक्टर कर रहा था तो मैंने उस डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा ये फिल्म ना तू उस इंसान के लिए नहीं बना रही, ये फिल्म ना मेरे फ्यूचर का फिल्म है ये। अच्छा, आप उसकी बात करें जिसमें आपने रोल किया था। मैं बात कर रही हूँ उसकी जिसमें आपके बारे में एक बनी थी वीडियो, जो अच्छा वो एजुकेशन मिनिस्ट्री। हाँ जी। उसके लिए मैं सच में क्या बताऊं मैं आपको, मैं सच में बाल भवन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, वो बाल भवन के माध्यम से बनी। वो बेसिकली बाल भवन के जो एलुमनाई थे, हाँ, वो उन पे डेडिकेटेड थी बेसिकली। तो
और बाल भवन का साथ तो रहा ही है, बचपन से ही रहा है और वहाँ का रहा है। तो बाल भवन में हुआ क्या था, मेरे को एक फोन आया मेरे को, एक वहाँ के जो टीचर हैं चंद्रमणि सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ना अपना वो बायोडाटा जो भी है वो भेज दो मेरे को आप। मैं क्या होगा, मतलब है कुछ है तो आप भेजो मेरे को। तो उन्होंने फिर भेजा मैंने उनको। तो फिर उनके डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ उनके पास पहुंची, कोई डीडी सर है उनके वहाँ पहुंची। फिर उन्होंने मेरा नाम कहीं से सेलेक्ट किया होगा, उन्होंने चलो यार ये इनका प्रोफाइल अच्छा है, फाइल देखकर। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे बाल भवन की जो स्थिति है तो वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट में और लोगों को पता चल सके कि बाल भवन में आने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बेसिक सही सीखते हैं, हाँ यहाँ से जिंदगी बन भी जाती है और बनी भी है, बनी भी है। हाँ, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में लोग हैं जो बाल भवन से निकले हुए हैं। तो अब बाल भवन में जब हुआ तो उन्होंने मुझे बोला करते जैसे से आपका वो करना है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर उनकी जो डायरेक्टर्स हैं फिर उनसे बात हुई, फिर उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया हमारे को, डीडी सर है उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया कि वे बनेगी। तो पहले वो छोटा सा बना रहे थे, फिर उन्होंने बाद में बोला इनकी अचीवमेंट्स हैं ज़्यादा तो आप थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, इसको एलाइव भी कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री से भी काफ़ी सपोर्ट मिला और टचवुड वो भी एक तरह से मेरे मतलब खाते में जुड़ गया, और भी बाल भवन की वजह से। और बाल भवन से तो सभी को प्यार मिला है। बाल भवन जैसे आप बता रहे हैं बचपन से जुड़े हुए हैं, बताया है मुझे कि आप बचपन से जुड़े, तो कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जो हमेशा दिमाग में और जहन में रहती हो कि मजेदार भी है और कुछ सिखा भी गई? मैं सच बताऊं, मतलब बाल भवन के ना बाल भवन की ऐसी जगह है, मतलब आप वहां ना जा सकते हो, वहां से आना मुश्किल है। जो गया वो लौटा नहीं लौट सकता नहीं ना वहां से, कि वो जगह ऐसी है, वहां की वाइब्स ऐसी है, वहां का माहौल ऐसा है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टीचर्स के मामले में क्या है क्या नहीं है मुझे मालूम नहीं, बट जो बच्चों के लिए जो जगह है ना वो शायद धरती पे स्वर्ग के बराबर है। और हम मतलब आज सोच लो मैं 53 साल का हूँ, मैं आज भी जाता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं छोटा बच्चा ही जा रहा हूँ, क्यों वहाँ बड़ा वाला फील आता नहीं मेरे को। और जो मेरे गुरु हैं मिस्टर आशीष बिलाचारी जी, वो अभी धरती पे नहीं है, कोई फोटोग्राफी जिन्होंने सिखाया, और मतलब वो एक ऐसा इंसान था मेरी लाइफ में जिसने बहुत ड्रामेटिकल चेंज कराया मेरे अंदर। उन्होंने वो चीजें सिखाई मेरे को, या मतलब फोटोग्राफी तक बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब वो तो आप देखो टेक्निक, छोटी सी टेक्निक है, 3 चीजें हैंडल करनी होती है, आपको मैं 1 घंटे में सिखाऊंगा आप सीख जाओगे। मैं जो उसके पीछे के जो फोटोग्राफर होता है ना, वो दिल से कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, वो इन दूसरों के साथ कैसा है, वो जो चीजें है ना वो उनसे सीखी, मतलब उन्होंने फोटोग्राफर तो बनाया वो एक इंसान भी बहुत अच्छा बनाया, उनके साथ जो जोड़ा ना वो डायमंड हो गया। और शुक्र है कि मेरा नाम रतन है तो मैं ज्यादा फाइन हो गया और ज्यादा रिफाइन हो गया, उनके साथ टच में हो गया ना बस। तो उनका बहुत योगदान रहा, सच में बहुत योगदान रहा। और मैं तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जहां पर भी है सच में वो वहां पर भी अपना माहौल बना के बैठे होंगे, जैसे उनका बाल भवन माहौल था, सच में उनका माहौल वहां पर भी वैसा होगा। वो मतलब धरती पे ना भगवान थे, वो हमें बाद में पहचानने आए, वो रहे भगवान की तरह सच में। बाल भवन जो था, हमने बचपन से बाल भवन का सुना कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, चलिए बाल भवन जाते हैं, क्लासेस करते हैं। अब तो जैसे समर कैंप्स जो गए, वो बाल भवन हमारा समर कैंप हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ बाल भवन भी कहीं खो रहा है लगता है, या उसको और एडवर्टाइज करने की जरूरत है? देखो बाल भवन में मैं सच बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं आज भी बाल भवन जाता हूँ, मतलब मेरा कोई वहाँ काम नहीं होता, बट मैं आज भी बाल भवन जाता हूँ। पता है कि वहाँ का ना वहाँ की रूह एक ऐसी है जो आदमी को बुला लेती है वापस। और मेरे गुरु से मेरी बहुत प्यार था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर नहीं भी रहूंगा तो बाल भवन जरूर आई, तो बस आता रहना यहाँ पर। मैं आऊंगा और बाल भवन भी जाता हूँ, तो टचवुड वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ का स्टाफ बहुत प्यार करता है। आज भी जाओ तो ऐसा लगता नहीं कि वो कि भी मेरा कोई है तो रोल नहीं वहाँ पर, बट फिर भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। पेंटिंग में अनिरुद्ध है, हाँ, ठीक है, चंद्रमणि सर हैं, और इतने सारे लोग हैं, पुनेश है, मतलब ये ऐसे लोग हैं कि जाओ तो वेलकम अच्छा होता है वहाँ पर ना। और आज भी मेरा मन करता है मैं बच्चों के साथ बैठ के पेंटिंग भी कर लेता हूँ वहाँ पर। आप फोटोग्राफी क्लासेस भी लेते हो? मैं क्लासेस भी लेता हूँ वहाँ पर, मौका मिलता है मुझे। साथ में 3 क्लासेस होती है मेरी वहाँ पर, और आशीष सर के टाइम से ही ले रहा हूँ मैं क्लासेस। और मतलब कहते ना सीखने से लेकर सिखाने तक की प्रक्रिया हुई है वहाँ। हाँ, मैं क्या सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ, गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए किया भी और सीखा भी और
सिखाया भी। और वही है, जितना आप जब सीखते हो बांटोगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। और कई बार स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है। तो बाल भवन में यार ना, जो मुझे अभी लगता है बाल भवन में ना बेसिकली थोड़ा सा लगता है शायद पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो नेताओं का जो भाग है, वो उसकी वजह से ना शायद थोड़ा सा ना कम सा हो गया है। मतलब वहां ना होना चाहिए, मतलब बच्चे का ना ऐसा होना चाहिए जाए और सब चीजें होनी शुरू हो जाए बच्चों के लिए। मतलब वो ऐसी जगह है, वहाँ दुनिया है बच्चों के लिए, बच्चों का संसार है, पूरा संसार है वो। हाँ, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स वहां सिखाए मैं जाते हैं। आपको क्या बताऊं आशा जी, मेरा जो अनुभव रहा है बाल भवन का, बाल भवन में एक एक टीचर, मतलब आप ये लगा लो नेशनल अवार्ड जिसको बोलते हैं ना, हाँ। डायमंड्स रखे हैं वहां पर वो ये कि उनका जो यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। वो शायद पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी ना बाल भवन को मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा और एडवांस होना चाहिए उसको। मतलब उनको समय के साथ समय के साथ, मैंने आपको कहा ना अपडेट होना है। हाँ, भाई अगर आपको लाइन में ऊपर जाना है तो आपको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होना। हम धोती पहनते थे ना पहले, हाँ, पहनते हैं ना, तो बदलिए। चीजें चेंज की है ना हमने। तो समय के साथ आपको, अगर आपने अपडेट नहीं किया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं तो पीछे रहना पड़ेगा आपको। तो आपको मेरा मानना है कि शायद अभी हम बाल भवन के थोड़ा सा, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, दिल्ली कॉलेज अवार्ड है, कितनी पब्लिसिटी करता है, इतना सब कुछ करते हैं, अगर शायद हम बाल भवन की डिजिटल मार्केटिंग पे या डिजिटल उस पे हम एक बार थोड़ा सा और ध्यान दें, या मिनिस्ट्री, मतलब जो अभी हमारी सरकार है इस टाइम पे, मतलब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बाल भवन ऐसी जगह है ना, इसको बचा के रखिए। बचा के नहीं, मतलब तो संजो के रखना चाहिए यार। वो जगह है। मैं सरकार कोई भी रहे, कोई भी सरकार रहे, मेरा मानना है कि यार बच्चों की जगह ना, जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चे, सबके बच्चे बच्चे होते हैं ना, ऐसे हर सरकार के लिए ना वो बच्चे सबके लिए बच्चे होने चाहिए सिर्फ। उसको ना अभी अपडेट करने की जरूरत है, मतलब अपडेट करने की जरूरत है, जैसे कि वहां के जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगे कि यार हाँ हम बहुत, मतलब हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम और कुछ उस सीखे। जगह से बच्चे अपना लाभ भी ले सके ना, सीख सके। यार आप देखो प्रसाद जी, मैं भी हूँ, शायद मेरे को लगता है आप भी स्टूडेंट रहे हैं वहां पर, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ वहां का। आज जिस जगह पे मैं भी हूँ, वो कैसे पहुंच गया यार? वो जगह थी, उसी वजह से तो पहुंचा हूँ। नहीं कौन है तुमको जानता था बताओ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते थे कैमरे के लिए। तो हमारे गुरु अगर हमें कैमरा ना देते, यार बाल भवन मुझे कैमरा नहीं देता, तो मैं क्या फोटोग्राफी सीख पाता, या क्या मैं कर पाता? कुछ नहीं कर पाता। तो बाल भवन का सहयोग था तभी तो कर पाया। और आज जिस जगह पे पहुंचा हूँ, उस जगह पे इसलिए पहुंचा हूँ ना, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिलता। नींव रखी गई, नींव अच्छी रखी गई, तो वहां तो नींव रखी जाती है। अगर हम वहां पर कोई सरकार आए और उसमें से सीमेंट निकाल ले, तो नींव तो कमजोर कर रहे हैं। तो मतलब मेरी तो टचवुड, मैं तो चाहता हूँ कि यार मैं उस हर सरकार से यही अपील करूंगा कि कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, बाल भवन को अगर 10% मिलता है ना, तो मैं चाहता हूँ उसको 20% देना चाहिए उनको, कि हमारी जो जनरेशन वो वहीं से तो निकल रही है। ऐसे निकली है। बड़े बड़े लोग निकले हैं। हमारी जनरेशन का समर कैंप रहा है, सच में रहा है। हमारे बच्चे भी जाते हैं आज हाँ, भी। ठीक बात है। मतलब सेकंड पीढ़ी जा रही है हमारी। हाँ। और बच्चे, यार हमारी शादियां यहाँ होती है, तो शायद ये भी उनके बच्चे भी यहाँ जाएंगे। ठीक बात। तो ये रहा, बहुत अच्छा रहा, और मेरे हिसाब से करना चाहिए हर किसी को यहाँ पर। आर्टिस्ट की जब बात आती है, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये हमारे समय में भी था कि अगर हमने अपने पेरेंट्स से कहा कि हमें आर्टिस्ट बनना है, तो चेहरे पर त्योरियां चढ़ जाती थी। सच्चा। और ये आज भी नहीं बता। मैं अभी भी देखती हूँ, अपने कॉलीग्स के साथ देखती हूँ, या अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ कि अगर उनके बच्चे ने डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कोई और फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड चुना है, तो तैयार ही नहीं होते, अभी भी नहीं होते। बहुत जल्दी से नहीं उनकी सहमति आती। शौक के लिए कर लो, इवनिंग क्लासेस में 1 घंटा चले जाओ, लेकिन अगर करियर बनाना है तो फिर नहीं आती। तो आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? मैं सच बताऊं, ये बात ना, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। सच में ये आज ना कुछ पेरेंट तो समझ गए हैं इस बात को। आप सोचो कि मेरे टाइम में मेरे जो डैड थे, वो चाहते कि मैं सीए बनूं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं मैं, और मेरे को उन्होंने सीए के पास लगाया। और आप हैं भी कहीं राजस्थान के किसी? मैं राजस्थान से हूँ, और मेरे डैड ने बोला यार नहीं, तू ना तुझे सीए बनना है, तू कॉमर्स ले। मैंने कॉमर्स ली। अब पढ़ाई में नहीं था तो नहीं था, नहीं समझ में आती थी पढ़ाइया, तो बस सब कुछ किया, नहीं हो पा रहा था। फिर डैड को मैंने बोला यार पापा, मेरे से ना ये हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पा रहा। आर्ट का तो कीड़ा था ही अंदर से। मैंने यार पापा मुझसे नहीं होगा। तो मेरे पापा ने कहा यार ठीक है, जो तू ये करना तू कर। तो मैं लकी था उस टाइम पे। सोचो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला नहीं चाहिए, तो आर्ट में करना तू कर। मुझे याद है कि मेरा एडमिशन कराया गया,
और BF घर की BFA में घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई बच्चा पढ़ ले, बट डैड को ये था कि नहीं तूने करना है। तो डैड ने मेरे का एडमिशन कराया शिल्पा भारती में। मेरा जहाँ से मैंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने किया, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया, मेरी फीस भरी, सब कुछ भरा और कहा कि ठीक है तो अब जो तेरी इच्छा है तू कर। तो मैंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मेरे पिता भी मुझे ऐसे मिले कि वो चाहते जो थे, उन्होंने अपनी चाहत को पीछे रखकर मुझे बोला कि नहीं तुझे आर्टिस्ट बनना है। और मैं भी वैसे ही बिता रहा हूँ। मेरी जो बड़ी डॉटर है पढ़ाई में अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, नूपुर नाम है उसका, और वो पढ़ने में अच्छी है, बट उसने बोला पापा यार मैं ना ज़्यादा पढ़ाई वाली जॉब नहीं कर सकती, तो मैं 9 to 5 वाला मेरे बस में नहीं है। मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं मतलब एंजॉय कर सकूँ, मतलब मैं जाऊँ बाहर भी हूँ तो मैं काम कर सकूँ। तो फिर उसने डिसाइड किया सब चीज़ें करने के बाद, तो वो हमारी एडवर्टाइजिंग वाली फील्ड में ही है, वो PR कर रही है अभी, और बॉम्बे में अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही हैं। और छोटी वाली जो है, अब आर्टिस्ट के बच्चे तो डेफिनेटली आर्टिस्ट जैसे ही होते हैं, पुलियर है तो हमारा ही है उसमें। तो तरुषी नाम है उसका, वो बाल भारती में पढ़ती है। उसका इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक में है बेसिकली। तो वो उसका अपना एक बैंड है, रॉक बैंड है उसका अपना, वो रॉक गाती है बेसिकली। और अगर आप देखोगे उसे तो वो बिल्कुल अध्यात्म में रहती है, कृष्ण की पुजारी है, कृष्ण को मानती है। मगर आप जब उस स्टेज पे देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे उसको वही है कि ये वही है जो अभी टीका लगा के श्री कृष्णा कर रही है और यहाँ पे बैठ के रॉक कर रही है। तो मैंने अपने बच्चों को कभी भी नहीं, मैंने आज तक मुझे याद भी याद है मेरी बिटिया के एक बार मैथ में 0 नंबर आया था, तो मैंने उसको पार्टी दी थी, मुझे याद भी याद है। मैंने उसको कहा मैं तू चल यार एंजॉय कर, पढ़ाई मैटर कभी नंबरों से तुम्हारा जीवन नहीं बनता, हमारा नहीं बना। तो नंबरों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। नंबर ही होता है सिर्फ, उससे आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है माइंडसेट अलग है लोगों का, अपना अलग। मेरा माइंडसेट ये है कि मैं कभी नहीं मानता वो आपका भविष्य तय नहीं करते। हाँ, आपके नंबर आपका भविष्य तय नहीं करते। आप जिस काम को मजे से कर रहे हो, आज मैं हूँ, मेरा मन करता है घूमना, मैं घूम भी लेता हूँ। मेरा मन करता है पेंटिंग भी करता हूँ, 4 घंटे काम करूँ, 10 घंटे 20 घंटे भी काम कर लेता हूँ। अब मेरा ये तो नहीं कि सुबह जाऊँ ऑफिस और जाके काम करूँ। मुझे याद है जब अपनी लास्ट जॉब छोड़ी थी, आई वॉज वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन इंडियन एक्सप्रेस में, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एज ए डायरेक्टर था मैं वहाँ पर। एक दिन में डिसाइड किया कल से जॉब पर नहीं जाऊंगा, रिजर्वेशन मारा। उन्होंने कहा जॉब मेरे हिसाब से करनी चाहिए आपको। नहीं मुझे अपनी जॉब करनी है, अब जो करना है अपने लिए करना है। तो चल ही रहा है सब कुछ, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ आ रहा है, मिल रहा है, करने को सम्मान भी मिल रहा है, पैसे भी आ जाते हैं कहीं, थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं। पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी भी है, बट ठीक है यार, आपको आपके मन के करने का तो मिल रहा है। हाँ, तो मेरे बच्चों को भी यही मैसेज देता हूँ हमेशा, और मैं अपने बच्चों को, हर बच्चे को ये मैसेज देता हूँ, पैशन होना चाहिए। हाँ, बच्चे मुझे समझ रहे, टीचर्स को देखता हूँ मैं, मेरे जो स्कूल में जाता हूँ वहां भी बोल रहे हैं यार मेरे बच्चे 3 नंबर कम क्यों आ गए। मैं 3 नंबर से क्या होगा? कह रहे आप पता नहीं कैसे पेरेंट्स हो यार, अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख सकते। मतलब मैं क्या ध्यान रखूं यार, जो इन्होंने करना है हम नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं रोक सकते उनको। तो उनका भविष्य यार हमारे पेरेंट्स बना पाए हमारे को, हमें बनना था, जो बनना हमने वही बने। हर कौन अपने पेरेंट्स के साथ चला आज तक? जो बोलते हैं वो भी नहीं चले होंगे, उनके पेरेंट्स को छोड़ चाहते होंगे, वो कुछ छोड़ चाहते होंगे। तो हर बंदे की का स्थिति अपनी अलग होती है, उसको जहां जाना है वो वहीं जाता है ना जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो ये मेरा मानना है कि अपना पैशन को ध्यान में रखो और जीवन में जो इच्छा है ना वो सब करके जाओ यहाँ से, बस मेरा सिद्धांत है। अभी आपने बताया कि आपने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में काम किया था एज एन आर्ट डायरेक्टर और फिर रिजाइन कर दिया। हाँ जी, इतनी अच्छी जॉब। बस ऐसे मैंने कहा ना आपको, वो आर्टिस्ट कहते हैं थोड़ी सी खोपड़ी वैसी होती है। हाँ, कहा सन की होती। पर मैं थोड़ा ज्यादा था उस टाइम पे ऐसा। हाँ। तो था क्या, मतलब मुझे मौका मिला हर चीज, मतलब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। हाँ। और प्रभु चावला जी के साथ था मैं वहां पर। अच्छा। और मेरी जो सीनियर थी सपना नाम था उनका, और मैंने वहां पर ऐसे न्यूज़पेपर पूरा हम डिजाइन किया करते थे वहां पर सारा। अच्छा। मैं पहले तो ग्राफिक डिजाइनर ही था। वहां पर मैंने काम किया, मैं कुछ 1-1.5 साल का मैंने काम किया वहां। बस उसी बीच में थोड़ा सा ऑफिस में कुछ चल रहा था पॉलिटिक्स, तो वो हजम नहीं होती मेरे को, मतलब मैं थोड़ा सा भागता हूँ उस चीज से। फिर मन भी कुछ करा, फिर शायद विधि का विधान था कि मेरे को आर्टिस्ट को बांध कर रखना भी थोड़ा मुश्किल। हाँ, तो मुझे लग रहा था शायद मेरा भी समय यहाँ पूरा होने वाला है। मैंने फिर वहां से ज्वाइन, मतलब ऑफिस था, फिर मैंने कहा यार मैं अब जॉब नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद आज के बाद जॉब नहीं करूंगा बस अब। अच्छा, लेकिन आपने आर्ट चीज में भी किया? आर्ट चीज में भी किया मैंने, तो बस
और किसी बैंड के लिए भी काम किया? हाँ, मैंने जब इंडियन एक्सप्रेस में काम किया तो मैंने रातों रात डिसाइड कर दिया मैं कल से जॉब पे नहीं जाऊंगा। मैंने रिजाइन डाल दिया। तो मेरे कलीग से समझ रहे यार तू जॉब क्यों छोड़ रहा है? मैंने इतनी सही जॉब लगी हुई, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, हैंडसम सैलरी मिल रही है, तू ब्रांड के साथ काम कर रहा है, क्यों छोड़ रहा है? मैं कहा नहीं यार आज के बाद नौकरी नहीं करनी अब। तो डिसाइड किया, उसके बाद मैंने नौकरी नहीं किया आज तक। अच्छा, और ग्राफिक डिजाइनर रहा हूँ तो मैंने आर्टिस्ट में भी काम किया मैंने। वो इंडिपेंडेंट था वैसा? हाँ। फ्रीलांसिंग टाइप? कहाँ पर? आर्टिस्ट में? नहीं मैं ऑन रोल था। अच्छा। हाँ मैं ऑन रोल था। मैंने कम से कम 4 या 5 साल जॉब किया वहाँ पर और वहाँ काम किया। मैं गया था ऐसे डिजाइनर गया था वहाँ। मैंने 1 साल शायद आर्टिस्ट में मैं पहला इंसान था जिसको 1 साल में प्रमोशन मिला। मतलब मेरे को 1 साल बाद ही मुझे 3 डिवीजन मिले मेरे को वहाँ पर करने को। अच्छा। तो आर्टिस्ट के परफ्यूम जो देखते हो आप, हाँ, मोस्टली मेरे डिजाइन किए हुए थे। और जो 01 और बॉयज आर्टिस्ट गर्ल्स ये सब परफ्यूम डिजाइन किए मैं। आर्टिस्ट का तो कार्ड्स बड़े फेमस है। हाँ, कार्ड्स में मेरे पास पेपर मैजिक था और मेरे पास आर्टिस्ट परफ्यूम और आर्टिस्ट म्यूजिक मेरे पास था। ये 3 डिवीजन मेरे पास थे। ये तीनों मैं हैंडल करता था उस टाइम पे। कार्ड्स भी डिजाइन? कार्ड भी मैं डिजाइन करता था। आरजी मैंने मेरे कुछ कार्ड्स टाइटैनिक जब फिल्म आई थी, हाँ, तो उसमें एक सीरीज निकली थी टाइटैनिक के ऊपर। वो सीरीज मेरी थी पूरी कंप्लीट, मेरा क्रिएशन था उस टाइम पे वो, और बहुत हिट रहा। बड़ा फेमस हमारे टाइम पे तो जो कहते ना लवर्स होते थे सब एक दूसरे सब उसी पे। मेरे पास आज भी इतना ढेर पड़ा हुआ कार्ड का जो मैंने आज भी रखा हुआ संभाल के, जो मेरे बनाए हुए कार्ड है। और ये क्या आर्टिस्ट में रहने के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरे पास अभी एक जो आपने सुना होगा पलाश सेन के बारे में? हाँ, बैंड। हाँ, तो वो बड़ा एक अच्छा गाना धूम पिचक धूम था, वो मेरे टाइम पे वो शूट हुआ था उस। अरे वाह। तो यूफोरिया बैंड जो था बेसिकली मुझे याद भी याद है कि जब ये लोग आते थे मेरे पास में तो हम मेरे पास ही बैठ के डिजाइन कराते थे सब कुछ। जितने भी इनकी पब्लिसिटी होती सब मैं ही डिजाइन करता था उस टाइम पे बैठ के। तो मतलब वो बहुत अच्छा रहा और इज ए वेरी जेन पर्सन। मतलब बहुत बढ़िया वो इंसान है वो यूफोरिया जो पलाश सेन है। और डीजे उनके फ्रेंड हैं जो उनके जो म्यूजिक कंपोज करते हैं वो, मतलब बहुत अच्छे थे। उनके जितने भी शो होते थे उसके बाद भी वो मुझे इनवाइट किया उन्होंने। आज भी मेरे से कनेक्शन में है बट अभी वो स्टार है और बहुत बड़ी चीज है तो ज्यादा मतलब वो होता नहीं उनसे वार्तालाप। बट अभी भी जैसे इंस्टा पे कभी कई बार होता है, कभी हेलो हाय हो जाती है। बट टचवुड मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा उनके साथ में और वो इंसान भी बहुत बढ़िया रहा। फिर वो किया उसके बाद जब इंडियन एक्सप्रेस था तो इंडियन एक्सप्रेस छोड़ के मैंने सब कुछ डिजाइन छोड़ मैं बॉम्बे चला गया था। अच्छा। यार मेरे को ना अपना फिल्म प्रोडक्शन शुरू करना है, मैं मुंबई में शुरू करूंगा। तो बॉम्बे जाके मैं कम से कम 8 महीना रुका वहां पर। 8 महीने रुक के मैंने सगल मतलब हर एजेंसी में गया, हर एजेंसी में घूम के आया कि कहीं से काम मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। तो 7-8 महीने में मैंने बहुत धक्के खाए वहां पर भी। सुबह निकलता था शाम तक वापस आता था। बहुत सारी सीढ़ियां बना के ले गया था हमने प्रोफाइल की। तो जिस एजेंसी में जाता था वहां दे के आता था कि सर ये मेरा काम है। तो मतलब शायद मुंबई ने मुझे उस टाइम में अपनाया नहीं बेसिकली। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक काम करो, आप आ जाना, हम बुलाएंगे। और मैं जहां पर भी जाता था एज ए डायरेक्टर काम करने के लिए तो मुझे कहते यार तुम ना पुलिस वाले के रोल में अच्छे लगोगे, आप एक्टिंग कर लो। मैं कहा भाई मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मैं डायरेक्टर आया हूँ यहाँ करने के लिए काम, अब मुझे तुम एक्टर बना दो यहाँ पर। तो मैंने कहा ये मेरे को नहीं करना। तो फिर 7-8 महीने बाद रहा, मतलब इंडिविजुअली रहा और रहने के बाद समझ में आया कि नहीं यार अब शायद यहाँ पर मेरा लिखा नहीं है वापस, क्योंकि बच्चे भी थे मेरे यहाँ पर और मैं वहाँ अकेला, यहाँ पर बच्चों के खर्चे सब थे। तो फिर मैंने कहा नहीं अब वापस दिल्ली चलो। तो एक मेरे मित्र है संजय नाम है उनका, उन्होंने मुझे कहा कि तेरी जगह यहाँ नहीं है, तू दिल्ली में तेरे पास लोग जानते हैं, यहाँ पर नहीं जानते थे वो, तो तुझे शायद दिल्ली जाके दोबारा ट्राई करना। फिर दिल्ली आया वापस। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद डिजाइन नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ फोटोग्राफी करूंगा, डिजाइन नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर मैंने फोटोग्राफी शुरू कर दी। तो आज तक चली रही है, उसी से चल रहा है सब कुछ। तो उसी से आप फिल्म डायरेक्टर भी बनने के रास्ते पर भी आ गए? हाँ, मतलब देखो मेरा लास्ट टारगेट क्या है, मेरा लास्ट टारगेट तो ये है कि मुझे एज ए डायरेक्टर अपने आप को। फिर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? मेरी को फिल्म करनी है बहुत बड़ी, मेरे को फिल्म करनी है। और मेरी जो फिल्म है बेसिकली वो निर्भया के आप समझ लो उसी बेस पे ही है। एक ऐसी फिल्म है मेरे पास जो आपने भाई जिक्र किया आबरू के नाम से। ठीक है। तो वो फिल्म की स्टोरी भी वही है कि आदमी जब हैवानियत पे आता है तो रिश्ते को भी तो दादा कर देता है। वो फिल्म का जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इतना, मैं क्या बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी नरेट कर दूंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम देखेंगे उसे बड़ी स्क्रीन पर। बस अब मैं चाहता हूँ कि आप
ब्लेस करो उसको नहीं कि वो सपना भी, अब तक सपने पूरे हुए हैं मेरे और आगे भी होंगे, तो वो रहे हैं हमेशा। तो बस मैं चाहता हूँ बस एक फिल्म होनी चाहिए, मतलब मुझे ना, मतलब इस इंडस्ट्री में ये ना, बच रहा है बस। इस इंडस्ट्री में ना शायद मेरा भी समय नहीं है, ऐसा भी आया वो भी आएगा। वो भी आ जाएगा। अब यहाँ तक तो पहुंचे तो वहां भी, जब तक यहाँ तक पहुंचे इसलिए पहुंचेंगे, शायद वहां तक भी पहुंच जाएंगे। आपने इतनी मास्टरी की है, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आपने उसमें मास्टरी की है, तो वो अपने आप बोलता है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा मेरा आर्ट शायद ज्यादा अच्छा है, बट मेरे से भी तो बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका काम शायद मैं उनके 1% भी नहीं होगा, मगर वही ना, समय नहीं है उनका ना, समय, और शायद वो ब्लेस्ड नहीं है लोगों से, या टीचर से ब्लेस्ड नहीं है, या अपने दोस्तों से ब्लेस्ड नहीं है। अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, बट वो करना, देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप करने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी फोटोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो जिसमें 3 चीजें होती है ना, जैसे आपको अगर अच्छी पिक्चर कब मिलती है, अच्छी पिक्चर जब मिलती है जब आप किसी को खींचते हो फोटोग्राफ, तो उसके एक्सप्रेशंस, उस टाइम की लाइट, और उस टाइम वो पॉइंट जहां आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये तीनों जब तक नहीं मिलेगी तो आप फोटो ले सकते हो, नहीं अच्छी फोटो तो कभी नहीं मिल सकती, फोटो खींच सकते हो, अच्छी फोटो नहीं मिल सकती। तो अच्छी फोटो के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी देखो, अपॉर्चुनिटी, दूसरा आपकी एबिलिटी, और तीसरा होता है ब्लेसिंग्स। जो लाइट है ना, वो ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग है। अंधेरे में आपने फोटो खींची, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई अमिताभ बच्चन को फोटो खींचने की, आपने खींची और आपने लाइट भी वो लाइट तो है नहीं वहां पर, आपने क्लिक भी सही टाइम पे कर दिया। अपॉर्चुनिटी, अगर लाइट नहीं होती उसमें तो कहां से वो है, लेकिन लाइट नहीं है, वो पिक्चर ही बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए लाइफ में ब्लेसिंग्स का होना वो सच में इतना जरूरी है जितना एक फोटोग्राफ को खींचने के लिए लाइट जरूरी है। ठीक है, तो एक रैपिड फायर करते हैं। कैमरा या कैनवस? कैमरा। लाइट या शैडो? लाइट। आर्ट या इमोशन? आर्ट इज लाइफ। स्क्रिप्ट या स्पॉन्टेनिटी? स्क्रिप्ट। ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल? ओनली कलरफुल। कलरफुल। माउंटेन्स या सी? माउंटेन। लव माउंटेन्स? यस, ऑलवेज माउंटेन। जनरली मैंने पेंटर्स को माउंटेन्स को ही पसंद करते देखा है। नहीं, माउंटेन्स को पता क्या जगह है, मतलब मेरा मानना ये है कि देखो हर किसी की चॉइस अपनी अपनी होती है, किसी को समुद्र अच्छा लगता है, किसी को माउंटेन अच्छे लगते हैं। कहते जो मेरा मानना है कि जो लोग अपनी लाइफ को बहुत इजीली चाहते हैं, मतलब जिनकी लाइफ में ज्यादा शांत है, मतलब ज्वार भाटा भी सुबह शाम ही आता है, ठीक है, और पहाड़ों पे कभी भी कुछ खनन हो सकता है, ठीक है। तो वो चॉइस ऑफ पर्सन है। कुछ लोगों को लगता है यार हमारी लाइफ में ठीक है, बीच में आती नहीं प्रॉब्लम, चलेगा, चाहिए स्मूथ। हाँ, दिन भर जो लोग स्मूथ चाहते हैं उनको 90% C% आता है, और हम जैसे जो चैलेंजेस हैं, तो हमें लगता है यार वो पहाड़ों पे पत्थर ना आए या कहीं पर लैंडस्लाइड ना हो जाए तो मजा ही नहीं आता। तो हमारी लाइफ ऐसी रही है हमेशा, तो इसीलिए शायद हमें पहाड़ पसंद आते हैं। रियलिज्म या इमेजिनेशन? मैं रियलिज्म ज्यादा मानता हूँ, जो रियल लाइफ है रियलिज्म में, जो कि रियल सत्य है, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, ना उससे कुछ हो सकता है। तो आप इमेजिनेशन तो कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मेरे से कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फिल्म करते हो तो आप रियलिस्टिक पे बनाते हो या इमोशन उस पे करते हो? इमेजिनेशन पे देखो, इमेजिनेशन तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप उस इमेजिनेशन को आप एक अपनी फोटोग्राफी स्किल से या अपनी डायरेक्शन की स्किल से आप उसको जब तक प्रस्तुत नहीं करते हो या उसको दिखा नहीं देते कि ये ऐसा होगा। अब आपने सोचा कि मेरे को ड्रीम में क्या यहाँ ना मैं सोच रहा हूँ घोड़े पे भागता जा रहा हूँ धुएं के अंदर, सोच तो सब कुछ कोई भी सकता है, आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोचता हूँ। कुछ लोग डायरेक्टर नहीं ऐसा चाहिए मुझे, ऐसा हो चाहिए, मतलब सोच सब कुछ सकते हो, मतलब उसको सच्चाई बनाना वो सबसे कठिन होता है, वो सबसे कठिन होता है। तो जो लोग अपने सपने को रियल बना सकता है वो मेन होता है बेसिक मेरे हिसाब से। साइलेंस या म्यूजिक? म्यूजिक बहुत शांत में बैठ जाता। मॉर्निंग लाइट या गोल्डन आवर्स? मुझे तो सच बताऊं, मुझे मॉर्निंग लाइट ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जीवन में उदय हर रोज होना चाहिए।
अंत तो पता नहीं कभी भी हो सकता है, हाँ, उदय रोज होना चाहिए बस। क्लासिक आर्ट या कंटेम्पररी? मैं देखो आर्ट किसी भी फॉर्म में, मैंने बताया ना मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो मैं इसमें वेरिएशन नहीं करता, जिसमें मजा आ रहा है ना, जो अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप्स? मैं पोर्ट्रेट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पोर्ट्रेट करना फोटोग्राफी के अंदर भी मुझे सबसे अच्छा लगता है। मेरे जो बेसिकली जितने भी काम अभी तक सिलेक्टेड हुए मोस्टली पोर्ट्रेट्स ही हुए हैं, क्योंकि मेरे को ना इमोशंस पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है, करेक्टर पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है किसी का ना, मतलब कोई अगर जैसा है वैसा दिख रहा है, उसकी अंदर वाली जो आत्मा के चेहरे का है वो अगर दिख रही है तो आप आर्टिस्ट हो। बस बस। आर्ट फॉर सेल्फ या आर्ट फॉर सोसाइटी? मैं आर्ट फॉर सेल्फ। सोसाइटी तो ऐसी है कि किसी को पसंद आऊंगा किसी को नहीं आऊंगा, अपने काम तो काम तो हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, जैसे आपने निर्भया वाला कहा। हाँ देखो वो सोसाइटी के लिए। देखो पहली बात तो क्या होता है, मैंने एक मित्र थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि जिंदगी में ना आदमी किसी का भला वही इंसान कर सकता है जो स्वार्थी होगा। अच्छा। और उसका तथ्य ये है कि वो कहता था कि जो इंसान स्वार्थी है, अगर आप पहले स्वार्थी बनते हो तो आप अपने लिए कमाते हो, ठीक है, फिर तो दूसरों को दोगे। जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप किसको क्या दोगे? भाई अगर आप टीचर बनते हो तो टीचर पहले सीखता है ना। हाँ ठीक। तो वो स्वार्थ नहीं था उसका, अगर वो गलत नहीं थी मैं तो पढ़ता रहूंगा सिखाता रहूंगा, हाँ, तो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो जिंदगी में सबसे पहले स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। जब आप स्वार्थी हो जाते हो तो आपके पास चीजें आनी शुरू होती है, आप समझाना शुरू करते हो, आप इमोशन से हटके रहते हो। जब आपके पास आ जाता है, जब आता है तब आप बांटते हो तो 10 गुना बढ़ता है। तो जिंदगी में जब वो आर्ट हो, पैसा हो, खुशियां हो, सबसे पहले अपने लिए आपको सोचो। ड्रीम कोलैबोरेशन अगर किसी के साथ करना हो तो किसके साथ होगा, जिससे कि जो आर्टिस्ट थे जो पास्ट में थे या जो भी प्रेजेंट में कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ काम करना चाह रहे हो? हाँ अच्छा, मेरे को मैं सच बताऊं, मैंने कभी एक फिल्म लिखी हुई है मैंने, तो मेरी इच्छा है कि मैं अगर किसी के साथ काम करना चाहूँ तो मैं ना नाना पाटेकर या फिर कमला हसन के साथ काम करना चाहूंगा। मतलब जो मेरे फेवरेट एक्टरों में से अगर मैं कहूँ तो मैं उनको डायरेक्ट कर मैं चाहता हूँ कि मुझे नाना पाटेकर साहब और या फिर कमला हसन साहब। मतलब कमला हसन तो मेरे चाइल्डहुड फेवरेट रहे हैं, मतलब मैं एक क्लास में वो, क्योंकि उनके अंदर एक काबिलियत थी कि वो क्लासिकल डांसर भी थे अच्छे से, तो मैं उनको देख के मैंने डांस सीखा, मैंने कथक भी किया है, सीखा हुआ है, बालू से ही कथक सीखा था मैंने, तो मैं उनको हमेशा फॉलो करता था। इज ए गुड डांसर ऑल्सो, इज ए गुड एक्टर। तो मैंने उस टाइम पे एज ए डांसर भी रहा, मैं डांस भी किया मैंने काफी टाइम तक, और कई स्टेज शो भी किए मैंने डांस के, और एक्टिंग तो था ही। तो मतलब मेरे आइडल थे। हाँ, आप कंप्लीट पैकेज है। वैसे तो ये अपने आप में क्वेश्चन थोड़ा वेग हो जाता है, मगर फिर भी अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? मैं अगर आर्टिस्ट नहीं होता तो मैं क्या होता? तो मैं सच बताऊं, मैं शायद म्यूजिक में होता कहीं ना कहीं। अच्छा। मतलब मेरी आज भी इच्छा है कि अगर मुझे भगवान दूसरा जन्म दे तो मुझे किसी घराने में पैदा करियो। अच्छा, घराने मैं जो घराने होते ना, चाहे वहां खाने को रोटी हो ना हो, मैं सुबह उठो तो कुछ भी म्यूजिक चलना चाहिए और शाम को सोऊं तो म्यूजिक होना चाहिए। मतलब मेरी तमन्ना है बेसिकली कि मेरी लाइफ में जो मेरा नेक्स्ट जन्म हो वो या तो डॉल्फिन होने से, मैं डॉल्फिन बनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी लाइफ की इच्छा है कि मैं दोबारा जन्म लूं, या तो मैं डॉल्फिन बनूं, अगर जानवर दुनिया में जाऊं तो डॉल्फिन बनूं, और अगर मैं इसी दुनिया में वापस आता हूं तो मुझे किसी भी घराने में पैदा होना है जिस घराने के अंदर सिर्फ म्यूजिक बजता हो, जहाँ रोटी म्यूजिक हो, खाना म्यूजिक हो, सब चीजें म्यूजिक हो। मेरी ये इच्छा है मेरी कि मैं किसी घराने में पैदा हूं बस। लाइफ का मंत्र अगर आपको बताना हो तो क्या है आपकी लाइफ का मंत्र? मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मंत्र है जिंदगी में ना, आपको कभी भी लास्ट पॉइंट को नहीं देखना चाहिए अपने जीवन के, जो भी आखिरी पॉइंट है। आपका टारगेट नाम की कोई चीज नहीं होती है पता लाइफ में। लोग कहते हैं टारगेट है, टारगेट को फॉलो करो, चलते जाओ चलते जाओ, वो लोग मशीन होते हैं। नहीं, वो सच में मशीन होते हैं। उनका टारगेट है, सामने जाना है, उनको दिखता है। आप कैसे देख सकते हो? अब आप ड्राइव कर रहे होते हो, आपको लगता है कभी आपने साइडों में कभी चेक किया हो क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा? हाथों से रास्ता दिख रहा होता है, रास्ता दिख रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि रास्ते में क्या गया, ये कितने ट्यूबवेल चले गए, कितने खेत चले गए, कितने फ्लावर चले गए, कितने जानवर निकले, कोई देख पाता है उसको? नहीं देख पाता ना। तो ऐसे ही लोगों का टारगेट रहा है। लोग कहते हैं टारगेट बनाओ, अपना एम बनाओ, यहाँ पहुंचना है, वहां करना है। अरे यार किस लिए? मेरा मानना यह है कि आप जीवन में ना, आपको पता है कि ये रास्ता सीधा जा रहा है, चुपचाप चलते रहो, इधर भी देखो उधर भी देखो। मतलब जीवन में
अपनी लाइफ के जो ट्रैक है ना, उस ट्रैक का पूरा मजा लो। रास्ते में जो फूल आए उसको भी हेलो करो, जो ट्री दिखे उसको भी हेलो करो। मतलब सबसे मिलके जाओगे तो पता रहेगा जीवन में कितने लोगों को देखते गए हो। और सिर्फ टारगेट पर ही फाइनल करोगे तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ना, टारगेट कभी मिलेगा नहीं आपको। किसी को क्या पता समय किसके पास कितना है। तो जिंदगी में जितना समय मिले फुल एंजॉय करो अपने जीवन में, हर चीज को करो, हर चीज को आपको मन करे कुछ भी करने का मन है करो, क्योंकि वो हर चीज एक्सपीरियंस दी जाती है। कोई भी मतलब कोई भी प्रक्रिया आपका एक्सपीरियंस है वो, और जो आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ वही सत्य है, उसके अलावा दुनिया में कोई सत्य कुछ भी सत्य नहीं है। वो उनकी परिभाषा है, आपकी अपनी हाँ, हमारे अपनी अपनी परिभाषा है। सही बात। उन्होंने लोग कहते हैं कि यार मुझे ना अमिताभ जी जैसा बनना है, या अमिताभ जी से बनना है, या शाहरुख खान जैसा बनना है। बड़े एक्टर्स कहते हैं हाँ, वो इंस्पायर होते हैं। यार वो लोग तो बन चुके, वो लोग तो बन चुके। अब रतन सोलन बनना है मेरे को, हाँ, अपना नाम बनाइए। अपना नाम तो बनाना है ना, तो मुझे अपना जैसा बनना है, मुझे किसी की तरह बनना ही नहीं, मुझे अपने जैसा बनना है। अगर लोग मुझे कहें तो वो ये कहें यार रतन सोलन नाम का एक था आर्टिस्ट, वो उसका अपना वो था, वो अपने जैसा था। मतलब मुझे किसी से तुलना ना करें, तुलना करते आप पीछे हो जाते हो। जी। तो हमें किसी से आगे जाना नहीं और ना हमें किसी से पीछे रहना, हमें तो अपना मुकाम अलग दिखाना है। तो ये मेरी लाइफ का मेरा मंत्र है अपना। यंग आर्टिस्ट को क्या कहना चाहेंगे? मैं सच बताऊं, अभी जो जनरेशन नहीं आ रही, देखो चेंज तो हो रहा है लाइफ में। आर्टिस्टों की जो अभी नई जनरेशन जेनजीज हैं जो बेसिकली, उनकी सोच हमसे बहुत अच्छी है, सोच अच्छी है बहुत, और एज ए आर्ट फॉर्म को वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे हम अपनी निचली पीढ़ी से कर पाते थे, वैसे ये लोग हमसे भी अच्छा कर पा रहे हैं काम। अब सिर्फ कहानी क्या हो रही है कि इनको ना हर चीज साथ में मिल रही है, हाथ में मिल रही है इनको। से पहले हमें याद है कि हम कभी एजेंसी में जॉब करते थे, तो हम एजेंसी में कोई लेआउट करना है या कोई कॉन्सेप्ट सोचना, तो हमें रविंद्र भवन की लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, वहाँ पर एडवर्टाइजिंग की बुक्स देखनी पड़ती थी, फिर हम काम करते थे। अभी बच्चों के पास क्या है कि आप गूगल कर रहे हो, गूगल पे आपको यू गेट द थिंग्स, आपको 10 या 12 लेआउट मिल जाता है, 10 के 12 को एक मिला कर। तो वहाँ ना जो जेन्युइन काम है बेसिकली, हमें जैसे आपको बता देगा, जैसे मैं आपको बताता पीयूष पांडे जी, हाँ, जिन्होंने फेविकोल की ऐड किया, ठीक है, और कितने बड़े बड़े मोदी जी का भी उन्होंने किया, आपको पता है कि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। हाँ। वो कैसे, मतलब वो डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने किसी बुक से नहीं लिया आइडिया, उन्होंने आइडियाज को लाइफ से पिक किया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अब वो फेविकोल का आपने ऐड देखा था, वो एक रेड पेन वाला देखा जिसमें वो लेडी के माथे पे वो पेन का था, वो रेनॉल्ड पेन था, इसमें वो लाल रंग की माथे पे बिंदी रहती है, उसका पति मर जाता है तो उसकी वो बिंदिया हटाता है, वो हटती नहीं है। हाँ। आप सोच रहे हो, nobody can think about that। हाँ, मतलब कितना डीप जाकर सोचो। तो ये जो है ना, ये वाला तरीका, मतलब ऐसे पीयूष पांडे हमारे देश में, हमारी एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर हजारों होने चाहिए। क्योंकि जो हमारा देश का कल्चर है ना, यहाँ पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब है। हमारे पास लोअर लाइन भी है, हमारे पास अपर लाइन भी है, हमारे पास धीरूभाई अंबानी जी भी है, और हमारे पास नीचे नुक्कड़ में बैठे हुए लोग, दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर वो भी है। हाँ। तो हमारे पास जो डायरेक्टर्स अभी जो हैं, वो डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए डिजाइनिंग वाले, जो उस को भी पॉइंट कर सके और वहां तक का भी पता उनको। तो आपको स्क्रैच से जो स्क्रैच वाली बात थी ना पहले, वो बात नहीं रही, वो बात अब खत्म हो गई है। मतलब वो हमने ना फॉलो करना शुरू कर दिया वेस्टर्न्स को, बेसिकली एडवर्टाइजिंग के अंदर भी फॉलो करना शुरू कर दिया हमने। यूनिकनेस नहीं है। तो वो जो उस टाइम, मैं क्यों कहना हूँ, आज कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ है, पीयूष पांडे का, ठीक है। मेरी वार्तालाप उनसे मुलाकात हुई थी गोवा के अंदर, एक बहुत बड़ा सेमिनार था, जिस सेमिनार में 7 दिन का हमारा एक ट्रिप था वहां पर गोवा में, और हम लेमन ट्री में रुके थे वहां पर, कहीं पर, और वहां पर इंडिया के और वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, जैसे पीयूष पांडे, बड़े बड़े एक बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, वीडियो जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाई थी, ये सब बड़े बड़े डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर सब थे वहां पर। 1 हफ्ते का सेमिनार था पूरा, हम वहीं रुके थे, और वहाँ का पूरा माहौल ही अलग था। मतलब उनकी करेंसी अलग थी, आप ओरिजिनल पैसे नहीं यूज कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर प्रॉपर एक पासपोर्ट बना था वहाँ पर हमारा अंदर जाने के लिए, उस होटल में नहीं, पूरे जोन था, पूरा एक स्टेडियम की तरह पूरा वहाँ था। तो वहाँ पर इनसे फिर ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो आके अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि मैंने इस ऐड को ऐसे बनाया, इस ऐड को मैंने यहाँ से लिया। तो मुझे याद है, मैं इनसे मिला था, मेरे साथ आप मेरे लिए गुरु हो, मेरे तो जा रहे हो मुझे हाँ। तो फिर वो मिले मुझसे वहां पर, फिर हमने दोनों ने बियर पी। मैंने उन्होंने को बियर ऑफर करी कि, और
फिर मेरे साथ मेरा फोटो भी खींची। फिर मैंने कहा सर मैं आपका एक फोटो खींचना चाहता हूँ, तो मैंने उनका एक फोटो भी खींचा वहाँ पर। तो उनको पसंद आया, तो बड़ी बड़ी पहली मुलाकात थी। उसके बाद तो खैर नहीं मिला, कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम वहाँ तक उनके पहुँच जाएं, बट भगवान से इच्छा चाहेंगे कि यार वो अपनी एक एजेंसी वहाँ भी खोल लें। तो ये एक्सपीरियंस था उनके साथ भी, बहुत बढ़िया रहा। रचनाशाला स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए, मजेदार बातें करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं किसी एक फील्ड को पकड़ो और उसमें मास्टरी कर लो, और आप वो उदाहरण हैं जिसने जो चुना उसमें मास्टर किया है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो आने के लिए और इतना अच्छा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं दर्शना जी, मेरा भी सच में मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आपकी ऑडियंस से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना इस लेडी को मैंने बहुत सालों से जानता हूँ, रत्ना जी को, और इनकी जितनी ये ना, मतलब ये एक लक्ष्मीबाई की तरह भी हैं, और ये बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं, और बहुत लेडी तो है ही है, और एक अच्छी आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं भी, और आपके ऑडियंस को कहूँगा कि आप जितना हो सके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत से लोग, आपको जो लगता है कि यहाँ के कुछ ऐसे इंटरव्यूज हैं जो भी इन्होंने पॉडकास्ट किए हैं, वो पॉडकास्ट उन लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो उनको शेयर करें और इनको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। यस।